कैसे हो सर? आशीष मैं अच्छा हूँ। आलोक, आशीष, शेष, सुनील, एवरीवन इज कनेक्टेड विद अस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा इक्विवेलेंट सर्किट की करेंगे। तो आज की क्लास थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी। आज की क्लास थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो कल या परसों की क्लास जो होगी उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो आज की क्लास में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि आज कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप की क्लास नहीं होगी, आज थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप की क्लास होगी। शेष बोलना लेट कर देते हैं सराहने में, 3 4 5 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 5 मिनट का लेट नहीं होता है शेष। आज इक्विवेलेंट सर्किट की हम चर्चा करेंगे। चलिए ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर। शिवनंदन, प्रत्युष, रामकेश, प्रियंका, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। हमने एक वाइंडिंग यहाँ लपेट दी और एक वाइंडिंग यहाँ लपेट दी। एक वाइंडिंग हमने यहाँ लपेट दी, दूसरी वाइंडिंग हमने यहाँ लपेट दी, ठीक है? और ये आपकी कोर ट्रांसफार्मर की। अब आप ये बताओ, अभी हमने यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्ट किया है। लोड अगर नहीं कनेक्ट किया है, यहाँ पे सप्लाई तो हमने दे दी, सप्लाई तो हमने दे दी, दिस इज वी, और जाने वाली करंट है मान लीजिए आई। अभी यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड। क्या बोलेंगे इसको? विकी का कमेंट मेरे पास आ रहा है, सर मैकेनिकल वालों की क्लास 5 आवर्स की होती है सर, हम लोग कभी पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लगवा दिया करिए। विकी आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा 4-5 घंटे की क्लास में। आपका जो 3 घंटे का लगभग ड्यूरेशन है पर डे क्लास का, वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा क्लास चलने पे आप उतने एफिशिएंट तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। मैकेनिकल की क्लास अभी 1-2 दिन, कल शायद 5 घंटे की हुई थी जब मैं एब्सेंट था उस दिन। आज फिर 4 घंटे की क्लास है, और मैकेनिकल की क्लास 2-2 घंटे ही तो चल रही है। तो आप लोगों की क्लास क्या है कि 3 घंटे लगभग रेगुलर चलती है इलेक्ट्रिकल की क्लास। मैकेनिकल की कभी 2 घंटे, नॉर्मली 2 घंटे चलती है, कभी-कभी 4-5 घंटे हो जाती है, ठीक है? तो आपका सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, उसमें आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं कर दूंगा आगे, जैसे ही पॉसिबिलिटी बनेगी मैं पैरेलल में इलेक्ट्रॉनिक्स लगवा दूंगा, लेकिन 3 घंटे की जो ड्यूरेशन है आपके लिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप मजबूरी में पढ़ते हो 5 घंटे 6 घंटे, स्वच्छंद रूप से आपको 4-5-6 घंटे एक ही सब्जेक्ट, एक ही ब्रांच टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होगी, आपका सिलेबस टाइमली खत्म होगा। सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं है आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया, ये मैटर करता है। ऐसे मशीन खत्म हो जाएगी 20 दिनों में मान लीजिए, तो मशीन आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया, पढ़ तो लोगे 2 सब्जेक्ट, खत्म करना इज नॉट आवर मकसद। आवर मकसद इज टू लर्न द सब्जेक्ट, गॉट इट? चलिए ठीक है, आगे देखिए। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड। ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड। अब जब वहां पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो सप्लाई से प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। आई नॉट क्या है? सप्लाई से इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाती है। कब? जब यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, और इस करंट को बोलते हैं नो लोड करंट। क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। अब जब यहाँ पे करंट जाएगी तो जहां होगी करंट वहां क्या होगा? फ्लक्स। तो फ्लक्स आएगा आपका, जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स। इसमें जब करंट दोगे आप तो करंट से क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। ये आपका मेन फ्लक्स है। मेन फ्लक्स मींस जो करंट आपने दी है उससे जो फ्लक्स आया आपका वो ये है, दिस इज योर मेन फ्लक्स, या इसे आप मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोल सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो ये करंट जो जा रही है दैट करंट इज कॉल्ड नो लोड करंट। अब जब करंट आएगी तो फ्लक्स आएगा, और जब वेरिएबल फ्लक्स इसमें पास होगा तो इसे एक ईएमएफ इसमें आएगा वाइंडिंग में, उस ईएमएफ को बोलते हैं E1, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग। और वही फ्लक्स जब इस वाइंडिंग में आएगा, वही फ्लक्स जब इस वाइंडिंग में आएगा तो इसमें भी ईएमएफ आएगा, और इस ईएमएफ को बोलेंगे E2। इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे? E2। ईएमएफ यहाँ भी आएगा, ईएमएफ यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ ईएमएफ तो आ गया, क्या इसमें कोई करंट आएगी? फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर आपका फ्लक्स पास होने वाला वाइंडिंग से बदलेगा तो वाइंडिंग में ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आने के बाद अगर क्लोज्ड पाथ होगा, क्लोज्ड सर्किट होगा, करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी होगी, तब एक करंट फ्लो होगी। वीडियो रुक रहा है क्या? वीडियो रुक के चल रही है क्या? लोग कमेंट आ रहा है सर रुक गया था, ओके। यहाँ पे जब कोई लोड नहीं कनेक्टेड है तो सप्लाई से जो करंट जाती है दैट करंट इज आई नॉट नो लोड करंट। यहाँ पे जब करंट आएगी तो सिर्फ फ्लक्स आएगा, और जो फ्लक्स आएगा वेरिएबल फ्लक्स आएगा तो यहाँ पे ईएमएफ E1 आएगा, और वही फ्लक्स यहाँ भी आया तो जो वेरिएबल फ्लक्स यहाँ पे पास होगा तो यहाँ पे ईएमएफ E2 आएगा। अभी कोई लोड यहाँ पे नहीं जुड़ा है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं जुड़ा है तो कोई करंट नहीं जाएगी। फैराडे लॉ क्या कहता है? जब फ्लक्स पास होने वाला बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आने के बाद करंट फ्लो होने की संभावना होगी, सर्किट क्लोज होगा तो करंट आएगा, क्लोज होता लोड लगा होता तो करंट आती, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, बस ईएमएफ है दोनों वाइंडिंग में। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई लोड अगर कनेक्टेड है ही नहीं तो क्या किसी लोड को आपने कोई पावर भेजी है? नहीं। नो लोड का मतलब आपने ट्रांसफार्मर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड नहीं लगाया है, ट्रांसफार्मर किसी भी लोड को पावर नहीं भेज रहा है। तो इस केस में ट्रांसफार्मर में देखो आप, इस केस में ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा लॉस हो रहा है? देखो आप, क्वेश्चन ये आता है कि आई नॉट क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आई नॉट इज नो लोड करंट। नो लोड करंट, ये कौन सी करंट है? दिस इज द करंट टेकन बाय दिस वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई व्हेन देयर इज नॉट एनी लोड कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी साइड, ठीक है? अब आई नॉट का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ आई नॉट, समीर बताओ, फंक्शन ऑफ नो लोड करंट। नो लोड करंट के क्या क्या काम है? नो लोड करंट जो है उसके क्या क्या काम है?
पहला काम है क्या, टू मैग्नेटाइज द कोर, और टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। और दूसरा काम है टू कंपनसेट कोर लॉस। ये काम समझ में आया। नो लोड करंट के दो काम है। नो लोड करंट जो आपने सप्लाई से करंट दी है, वो करंट क्या क्या काम की है। देखो इस वाइंडिंग में करंट गई तो यहाँ पे फ्लक्स आया ना, कोर में फ्लक्स आया मींस प्राइमरी वाइंडिंग में, अब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स आया तो ईएमएफ आया, और वही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में आया तो यहाँ भी ईएमएफ आया। तो कोर में फ्लक्स पैदा करने का काम, या वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा करने का काम किसका है, करंट का। कौन सी करंट का, नो लोड करंट का। तो नो लोड करंट ने कोर में फ्लक्स पैदा किया है, कोर में रिक्वायर्ड फ्लक्स जो चाहिए था, या जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स चाहिए था, वो पैदा किया है। मींस टू मैग्नेटाइज द कोर, मींस टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। भाई आपने क्या पढ़ा है, करंट जहां होगी वहां होगा फ्लक्स, तो आपने करंट दी, उससे फ्लक्स आया, और उसी वेरिएबल फ्लक्स से प्राइमरी वाइंडिंग में पाया, और इसी से सेकेंडरी वाइंडिंग में पाया। आया या नहीं आया, मेरा ये प्रश्न है। ये दोनों जो ईएमएफ आया है किस वजह से आया है, फ्लक्स की वजह से। और फ्लक्स किसकी वजह से आया है, इस आई नॉट की वजह से। तो आई नॉट का काम है टू मैग्नेटाइज द कोर, मैग्नेटाइज मींस टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। और दूसरा काम क्या कोर का, आई नॉट का, नो लोड करंट का। अभी ट्रांसफार्मर में जो कोर में लॉस हो रहा होगा पावर का, कोर में जो पावर का लॉस होता है उसको बोलते हैं कोर लॉस। अभी लगता नहीं, इसकी चर्चा डिटेल में हम कल करेंगे कोर लॉस की। कोर में जो पावर का लॉस होता है उसको बोलते हैं कोर लॉस। कोर लॉस दो टाइप के लॉस से मिलकर बना होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। कोर लॉस दो टाइप के लॉस से मिलकर बना होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। अब मेरा सवाल ये है कि कोर में तो लॉस होगा। देखो आपने पढ़ा था, अगर कोई मटेरियल है, हम इस पे एक बार वाइन लपेट के करंट दे दें तो कुछ देर तक उसके पार्टिकल इधर रहते हैं। जब करंट पॉजिटिव, इस पॉजिटिव करंट है मान लीजिए, तो ऐसे पॉजिटिव करंट है मान लीजिए, तो पार्टिकल सारे इधर हैं। और जैसे नेगेटिव करंट आएगी, ये सारे पार्टिकल इधर से इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे नहीं आएंगे। फिर जैसे पॉजिटिव करंट आएगी, फिर सारे पार्टिकल फोर्स लगने लगेगा। तो इन सारे पार्टिकल फोर्स कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है। इसकी वजह से इनमें फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा, और पावर का लॉस होगा। और जो पावर का लॉस होगा उसको आप बोलोगे हिस्टैरिसीस लॉस। ऐसे एडी करंट लॉस भी होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो कोर में होने वाला जो लॉस है वो तो होगा। हाँ, अभी यहाँ लोड में कोई पावर नहीं गई है, बट कोर को अगर आपने करंट दे दी, कोर पे वाइंडिंग लपेट के आपने कोर को करंट दे दी, वाइंडिंग लपेट के कोर में फ्लक्स आ गया, अब एसी करंट दिया हो, तो कभी कोर के अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, वो कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, जिसकी वजह से कोर में लॉस हुआ। अब कोर में जो पावर का लॉस हुआ है, पावर अगर वेस्ट हुई है तो कहीं से तो आई होगी पावर। आपने अगर 10 रुपए खर्च किए हैं तो 10 रुपए कहीं से तो आए होंगे, किसी ने तो कमाए होंगे। बोलो, हमने कहा पावर का लॉस हो गया, तो पावर अगर वेस्ट हुई तो पावर रही तो होगी, तभी तो वेस्ट हुई होगी। वो पावर आई कहां से थी जो वेस्ट हुई है। हमने कहा 5 वाट पावर वेस्ट हो गई, तो 5 वाट आई होगी कहीं से, तभी तो वो 5 वाट पावर, जो भी कोर लॉस वेस्ट हुआ है पावर के फॉर्म में, वो पावर देता कौन है, आई नॉट। तो नो लोड करंट का काम क्या है कि कोर लॉस के फॉर्म में जो पावर वेस्ट हुई है उस पावर को देना, टू कंपनसेट द कोर लॉस, टू कंपनसेट द कोर लॉस। ये दोनों पॉइंट समझ में आए नहीं, ये और ये नो लोड करंट के दो फंक्शन है। बताइए आप लोग को मुझे कमेंट करके। समीर बोल रहे हैं आपका वीडियो देखता हूं तो नेट प्रॉब्लम होता है, बाद में नहीं होता। ओके, ये दोनों पॉइंट समझ में आए। दिनेश, जंग बहादुर, प्रियंका, केबी, आलोक का कहना है सर। और किसी को कोई संदेह है, प्रभाकर, पंकज, कंपनसेट वाला फिर से, शिवम, आप ही के कमेंट का मुझे इंतजार था कि पूछो सर एक बार फिर से। कंपनसेट कोर लॉस का मतलब क्या है। ट्रांसफार्मर में लोड भले भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन कोर में जो होने वाला लॉस है, कोर लॉस, आप मान लो हिस्टैरिसीस लॉस है, वो होगा ना। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है आपको बताया था, ये मटेरियल लो, इस पे वायर लपेट के करंट दे दो, तो जब पॉजिटिव करंट होगी सारे पार्टिकल इधर होंगे, नेगेटिव करंट सारे पार्टिकल इधर, पॉजिटिव करंट सारे पार्टिकल इधर, पार्टिकल इधर, कभी इधर, कभी इधर करेंगे, टक्कर होगी, कोलिजन होगा, पावर वेस्ट होती है, एंड दैट पावर वेस्ट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। चलिए हमने उसे कोर लॉस का नाम दे दिया, साथ साथ उसमें करंट लॉस भी होता है। तो एक कोर में होने वाला लॉस है। अगर कोर में करंट वाइंडिंग लपेट के करंट दे दिया तो फ्लक्स आ गया, मींस कोर को मैग्नेटाइज तो कर दिया आपने, मैग्नेट की तरफ बिहेव करा दिया। तो कोर में पावर लॉस जो होगा, कोर में वो होगा, जो कि हिस्टैरिसीस लॉस मान लीजिए, आप एडी करंट लॉस मान लीजिए, वो पावर वेस्ट हुई है। हमने कहा मान कोर लॉस के फॉर्म में 5 वाट पावर वेस्ट हुई है, मान लो तो 5 वाट पावर वेस्ट हुई है, तो 5 वाट पावर आई कहां से होगी, क्या हमने जेब से निकाल के दे दी, जो पावर आपने दी कहीं से तो आई होगी 5 वाट पावर। कोर लॉस के फॉर्म में 5 वाट पावर वेस्ट हुई है, तो पावर अगर वेस्ट हुई है तो पावर कहीं से तो आई होगी। वो 5 वाट पावर देने का काम इस नो लोड करंट का होता है, आई नॉट। बात समझ आ रही, आई नॉट करंट ही आई है, तभी तो फ्लक्स आया है, जो कि मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, और तभी कोर में पावर का लॉस हुआ है, और पावर का लॉस जो हुआ है उस पावर को भी सप्लाई करने का काम आई नॉट ने किया है। ठीक है, सभी कोई बात नहीं। तो कोर लॉस के फॉर्म में जो पावर वेस्ट हुई है उस पावर को देने का काम होता है किसका, नो लोड करंट का। ठीक है, ये नो लोड करंट के दो काम है। चलिए अभी लोड नहीं कनेक्टेड था, अभी मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया मैंने। अब लोड कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आप बोलो, लोड कनेक्ट करने के बाद क्या होगा। पहले क्या था, करंट आ रही थी, नो लोड करंट, उससे फ्लक्स आ रहा था, और फ्लक्स जब यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ पे ईएमएफ आ रहा था, और ईएमएफ जब आएगा यहाँ पे, अब लोड लगा दिया, इसमें करंट भी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी या नहीं। अब करंट इस दिशा में फ्लो करेगी, मान लो करंट ऐसे फ्लो करेगी, मान लो ऐसे I2 मान लो। अब इस करंट की वजह से, जब वाइंडिंग में करंट भी आगे लोड लगाने से, तो इस करंट की वजह से भी तो एक फ्लक्स आएगा इस वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं आएगा फ्लक्स, आएगा। अब जब वाइंडिंग में फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, भाई आपने पढ़ा है, जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स। सेकेंडरी वाइंडिंग लोड लगाते इसमें करंट आ गई, अब इस करंट की वजह से भी एक फ्लक्स आएगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपको हम राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा अगर बता दें, राइट हैंड थंब रूल, ये क्या बताता है, देखिए, अगर हमारी करंट की डायरेक्शन में दाएं हाथ की चारों उंगलियां हो, अगर हमारे दाहिने हाथ की चारों उंगलियां करंट की डायरेक्शन में हो, तो अंगूठे की डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लक्स होगा। बात आई समझ में, दाहिने हाथ की चारों उंगलियां अगर करंट की डायरेक्शन में घूमे तो अंगूठे की डायरेक्शन में फ्लक्स होगा। देखो ये करंट ऐसे ऐसे जा रही है, आप करंट को देखो ऐसे घुमाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये कोर है, ये कोर है ऐसे, ये कोर है ऐसे, और ये वाइंडिंग नीचे से आ रही है, नहीं दिख रहा है नीचे, मतलब ऐसे आई है, ये नीचे वाला ऐसे दिखा रहा हूँ, ऊपर यहाँ ये नीचे वाला है, तो करंट अगर आ रही है तो नीचे से करंट ऐसे जाएगी ऐसे। तो आप बताओ करंट अगर ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे देखो दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को करंट डायरेक्शन को करंट कैसे कर रही है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे आई करंट,
तो अगर दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखूं, करंट जिधर घूम रही है, ऐसे आई करंट ऐसे जा रही है, अगर दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखूं तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो किसी डायरेक्शन होगी, फ्लक्स की। सो इफ द रिमेनिंग फोर फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा, इसकी जो दिशा होगी वो जो मेन फ्लक्स है उसके अपोजिट कुछ इस तरीके से। ये क्या है? दिस इज फ्लक्स ड्यू टू I2। इस I2 करंट की वजह से फ्लक्स आया है। डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को, बात आई समझ में? ये फ्लक्स ड्यू टू I2 है, ये करंट है। अब करंट ऐसे ही क्यों फ्लो हो रही है? करंट ऐसे भी तो जा सकती थी लोड में, लेकिन अगर करंट ऐसे लोड में जाती ना, देखो, तो इस करंट की वजह से जो फ्लक्स होता वो मेन फ्लक्स की दिशा में ही आता, और अगर करंट ऐसे फ्लो करेगी लोड में तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आया है वो इस तरीके से आया, मेन फ्लक्स के अपोजिट। लेंज लॉ को याद करो, मैंने क्या बताया था लेंज लॉ में? अगर किसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद इंड्यूस्ड करंट भी आती है अगर सर्किट क्लोज होता है तो। लेंज लॉ ये कहता है इंड्यूस्ड करंट जो आती है वो जिस वजह से आती है उसका विरोध करती है। इंड्यूस्ड करंट अपोजेज इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो इंड्यूस्ड करंट की दिशा इस तरीके की होगी कि वो जिस कारण से आई उसका विरोध करेगी। अब इंड्यूस्ड करंट सर्किट में आएगी, वो पूछेगी भाई मैं आई हूं तो मेरे आने का कारण कौन? तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारे आने का कारण तो ईएमएफ है, वोल्टेज ना आता तो करंट नहीं आती। तो करंट ने कहा कि हां मेरे आने का कारण ईएमएफ तो है, ईएमएफ के आने का कारण क्या है? तो लोगों ने बताया कि तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग से पास होने वाला फ्लक्स, ऐसे फ्लक्स पास हो रहा है मेन फ्लक्स, ये फ्लक्स ऐसे ऐसे आ रहा था तुम्हारी वाइंडिंग से और उस फ्लक्स की वजह से यहां पे आया ईएमएफ, और जब ईएमएफ आ गया तो तुम आ गए इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि जहां होगा वोल्टेज वहां होगी करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का अच्छा तो मेरे आने का प्राइमरी कारण क्या है? भाई इसके आने का कारण ये तो है ईएमएफ, बट ईएमएफ के आने का कारण क्या है? ये फ्लक्स का आना। तो इंड्यूस्ड करंट के आने का प्राइमरी कॉज रीजन क्या है? फर्स्ट कॉज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज दिस फ्लक्स पासिंग लाइक दिस। तो इंड्यूस्ड करंट कहेगी अच्छा इस फ्लक्स के ऐसे ऐसे आने की वजह से मैं आई हूं, तो मैं जिस वजह से आई हूं उसका करूंगी विरोध। तो इंड्यूस्ड करंट की दिशा इसमें इस तरीके से होगी ताकि इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फ्लक्स आए वो पहले वाले फ्लक्स का, मेन फ्लक्स का विरोध करे। इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे ऐसे आएगी जिसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। अब देखो इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लक्स है ऊपर की तरफ है, मेन फ्लक्स जो है आपका वो नीचे की तरफ है, तो मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है I2 का फ्लक्स। तो लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है। इंड्यूस्ड करंट की दिशा इस तरीके से होगी कि जिस वजह से आएगी उसका विरोध करेगी। इसको पता चला इसके आने का प्राइमरी कारण फ्लक्स का ऐसे ऐसे आना है, तो इसके अपोजिट एक फ्लक्स आ गया इस I2 की वजह से। अब I2 की दिशा इस वजह से इधर सीधा होगी ताकि जो फ्लक्स आए वो इधर सीधा आए। अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो होती है इसमें तो जो फ्लक्स आता है तो वजह से मेन फ्लक्स को सपोर्ट करने लगता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेंज ने ये ऑब्जर्व किया था। So due to I2 when load is connected a flux is produced which is in opposite direction of main flux। जब मेन फ्लक्स के अपोजिट में फ्लक्स आ गया, मेन फ्लक्स के अपोजिट में फ्लक्स आ गया तो मेन फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। मेन फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। देखो when load is connected then I2 flows, when load is connected then I2 flows, लोड में करंट सेकेंडरी करंट। अब ड्यू टू I2 flux will be produced, flux will be produced which will oppose मेन फ्लक्स। तो अगर मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्लक्स आ गया तो मेन फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। सो मेन फ्लक्स कौन आया था? सो मेन फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड। मेन फ्लक्स कम होगा या नहीं? बोलो। जब लोड नहीं कनेक्टेड था, ध्यान से देखना, इधर उधर कमेंट टाइप करने की कोशिश मत करना, कमेंट टाइप करके भेज दूं, ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे होना चाहिए 1 घंटे तक। जो भी आपको बातें करनी है, कुछ भी करना है, 1 आधे घंटे के बाद कमेंट करके आप बोलना, या जब मैं पूछूंगा तब। मान लीजिए जब लोड नहीं कनेक्टेड था तो मेन फ्लक्स था 20 वेबर। मान लीजिए जब यहाँ पे लोड नहीं कनेक्टेड था तो जो मेन फ्लक्स था वो कितना था? 20 वेबर। ठीक है, लोड जोड़ा गया, लोड क्या किया गया? जोड़ दिया गया। तो लोड जोड़ने के बाद लोड में करंट फ्लो होगी, और जब लोड में करंट आएगी, लोड में जब करंट फ्लो होगी तो उस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो मेन फ्लक्स के अपोजिट होगा। तो मान लीजिए इस I2 की वजह से, इस I2 की वजह से जो फ्लक्स आया है, इस I2 की वजह से जो फ्लक्स आया वो कितना है? 5 वेबर। मान लीजिए कितना आया? 5 वेबर। इस I2 की वजह से जो फ्लक्स आया है, अबे 5 वेबर फ्लक्स क्या होगा? इस दिशा में होगा या नहीं? बोलो, इस दिशा में होगा। तो अगर 5 वेबर फ्लक्स इस मेन फ्लक्स 20 वेबर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो मेन फ्लक्स घट के कितना हो जाएगा? भाई मेन फ्लक्स मान लो पहले ऐसे ऐसे था, मान लो इधर इस वाइंडिंग में पहले इधर था, मेन फ्लक्स 20 वेबर। अब उस I2 की वजह से जो फ्लक्स आया वो 5 वेबर इधर आ गया, तो अब नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा 20 - 5 दैट इज 15। 15 वेबर का फ्लक्स इधर से इधर फ्लो करेगा। 15 वेबर का फ्लक्स आपका होगा, मींस फ्लक्स क्या हो गया? कम हो गया। ये लिखा है, सो मेन फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड। अब मेन फ्लक्स में जो कमी हुई है, क्यों कमी हुई है? क्योंकि लोड लगाते ही एक करंट आ गई सेकेंडरी वाइंडिंग में, और करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो मेन फ्लक्स का विरोध करेगा। मींस मेन फ्लक्स इधर है तो उसके अपोजिट लगेगा I2 का फ्लक्स, तो मेन फ्लक्स घटेगा। कितना घटेगा? जितना I2 की वजह से फ्लक्स आएगा उतना ही तो मेन फ्लक्स घटेगा। अब जब मेन फ्लक्स घटेगा तो ट्रांसफार्मर को अच्छा नहीं लगा। ट्रांसफार्मर ने कहा भाई मेरा मेन फ्लक्स कम हो गया लोड लगाने के बाद। तो ट्रांसफार्मर कहेगा नहीं, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं मेन फ्लक्स को कम नहीं होने दूंगा। तो ट्रांसफार्मर अब क्या करेगा? अब क्या होगा? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कुछ एक्स्ट्रा करंट लेगी। क्या लेगी? एक्स्ट्रा करंट, और उस एक्स्ट्रा करंट से उतना ही फ्लक्स बढ़ेगा जितना कि फ्लक्स घटा है। मान लो पहले फ्लक्स था 20 वेबर, 5 वेबर अपोजिट लगा तो कितना हो गया? 15, मींस 5 वेबर फ्लक्स घटा। हमने कहा अब प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कुछ एक्स्ट्रा करंट लेगी। उस एक्स्ट्रा करंट को मान लिया I2 डैश, क्या नाम दे दिया? I2 डैश। चलिए एक्स्ट्रा करंट लेगी I2 डैश। जब एक्स्ट्रा करंट वाइंडिंग में आएगी तो एक्स्ट्रा करंट से एक्स्ट्रा मेन फ्लक्स आएगा। कितना एक्स्ट्रा मेन फ्लक्स आया? उतना ही मेन फ्लक्स आएगा इस I2 डैश की वजह से जितना फ्लक्स इस I2 की वजह से आया है, ताकि I2 की वजह से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स जो मेन फ्लक्स को हटा रहा है, मेन फ्लक्स कांस्टेंट बना रहे। देखो क्या मतलब मेरा कहने का? हमने कहा भाई देखो 20 वेबर फ्लक्स था, लोड लगाने के बाद 5 वेबर फ्लक्स आ गया, अपोजिट डायरेक्शन मेन फ्लक्स 15 वेबर हो गया। जैसे आपने लोड लगाया मेन फ्लक्स 15 वेबर हो गया, अब सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग से कुछ एक्स्ट्रा करंट लेगी, वो एक्स्ट्रा करंट वाली I2 डैश है। अब उस एक्स्ट्रा करंट की वजह से कुछ फ्लक्स और मेन फ्लक्स बढ़ेगा। मेन फ्लक्स कितना बढ़ गया? 20 से कितना हो गया? 25। मेन फ्लक्स की भी बात मैं कर रहा हूं, जो मेन फ्लक्स पहले 20 हुआ करता था 20 बढ़ के 25 हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट आई। अब 25 हो गया मेन फ्लक्स, और I2 का फ्लक्स 5 वेबर है जो अपोजिट लग रहा है, तो I2 का फ्लक्स 5 वेबर माइनस कर दो इसमें से, कितना हो गया? 20।
यानी पहले भी मेन फ्लक्स 20 था, अब भी 20 है। यानी जैसे ही आई टू आई इसकी वजह से जितना फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स और प्रोड्यूस करना चाहेंगे हम, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करंट फ्लो करा के उतनी ही एक्स्ट्रा करंट फ्लो कराएंगे जिससे उतना ही फ्लक्स बढ़े जितना कि फ्लक्स घटा है, ताकि मेन फ्लक्स ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट बना रहे। मेरी बात आपको भी और समझ में आएगी, मैं मैथमेटिक्स के थ्रू उसको समझा रहा हूं। देखिए हमने कहा कि मेन फ्लक्स में हुई कमी को कंपनसेट करने के लिए, मेन फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम कुछ एक और प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कुछ और एक्स्ट्रा करंट लेंगे। देखिए टू मेंटेन मेन फ्लक्स कांस्टेंट, to maintain main flux constant, primary winding will take some extra current I2 dash, primary winding to maintain main flux constant, primary winding will take some extra current I2 dash। I2 dash से क्या होगा, फ्लक्स, चलिए देखिए I2 dash की वजह से देखो फ्लक्स कितना आएगा, देखो जरा गौर से। मान लो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स N1, तो फ्लक्स ड्यू टू I2 dash जो आपने एक्स्ट्रा करंट लिया उसकी वजह से कितना फ्लक्स आया होगा, बताइए जरा। फ्लक्स का फार्मूला होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, फ्लक्स का फार्मूला होता है, पढ़ा है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ कितना होगा, इसमें बहने वाली एक्स्ट्रा करंट आपने कितनी बनाई, I2 डैश, तो करंट एक्स्ट्रा I2 डैश है, और कोर का रिलक्टेंस कितना है, तो फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स N1 प्राइमरी वाइंडिंग में और एक्स्ट्रा करंट कितनी है I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस किसका, कोर का। ये जो एक्स्ट्रा करंट आपने I2 डैश ली है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो इतना आएगा। क्यों, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ किसका, इसमें जो एक्स्ट्रा करंट आई है उसकी वजह से केवल फ्लक्स। I नॉट पे जो फ्लक्स है मैं उसको नहीं समझ रहा हूं, केवल एक्स्ट्रा फ्लक्स की बात मैं कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा करंट I2 डैश है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है अपॉन रिलक्टेंस ऑफ कोर। अब इस I2 की वजह से भाई इसमें लोड कनेक्ट होने के बाद जो I2 की वजह से फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, उसमें लोड में करंट आने की वजह से फ्लक्स ड्यू टू I2 लोड में करंट से, तो फ्लक्स I2 में कौन कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा बोर्ड पे, चलो ठीक। इस I2 की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, फ्लक्स ड्यू टू I2 एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो इस I2 की वजह से एमएमएफ कितना होगा, एमएमएफ N into I, नंबर ऑफ टर्न्स N2 करंट I2, N2 I2 अपॉन रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस ऑफ द कोर। दिस इज क्वेश्चन 2। अब देखो आप तो यही चाह रहे थे कि पहले मेन फ्लक्स था जब I2 नहीं था, I2 आने के बाद कुछ फ्लक्स आया, जितना फ्लक्स आया उतना ही मेन फ्लक्स घट जाएगा। तो मेन फ्लक्स में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है, जितना I2 की वजह से फ्लक्स आएगा। तो I2 की वजह से कितना फ्लक्स आया, तो सप्लाई से प्राइमरी वाइंडिंग कुछ एक्स्ट्रा करंट I2 डैश उतना ही एक्स्ट्रा करंट लेगा ताकि मेन फ्लक्स जितना कम हो उतना ही बढ़ जाए। तो I2 डैश की वजह से जो फ्लक्स आया है ये, और I2 की वजह से जो फ्लक्स आया ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, क्योंकि हमने सप्लाई वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट I2 डैश उतनी ही लेगी जिससे मेन फ्लक्स में हुई कमी बराबर हो जाए, कंपनसेट हो जाए। तो 1 और 2 को इक्वेट कर दोगे तो क्या होगा, रिलक्टेंस रिलक्टेंस कैंसिल हो जाएगा, N1 I2 डैश बराबर हो जाएगा N2 I2। ये इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन। अब बोलो यहां तक समझ में आया नहीं, कमेंट करके बताओ। प्रियंका, आलोक, केबी, जंग बहादुर, शिवम, ओके। तो आपने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर में जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स वो जितना नो लोड पे था उतना ही लोड कनेक्ट होने के बाद होगा। बात समझ आ रही है, जितना दिनेश आपने अभी तक सारी क्लास अटेंड की हैं, दिनेश बोले सर आज थोड़ा कम आया समझ में। दिनेश के आपने अभी तक मशीन की सारी क्लास अटेंड की हैं, अगर नहीं अटेंड की है तो नहीं आएगा समझ में, और धीरे धीरे परसेंटेज ना समझने का बढ़ता जाएगा अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है दिनेश, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, केवल वीडियो नहीं देखना, पढ़ने हैं। आशीष नो डाउट, दिनेश ने बोला हाँ जी हाँ पढ़ा है, तो पढ़ा है तो फिर दिनेश क्या दिक्कत आ रही है समझने में। देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि नो लोड पे जितना मेन फ्लक्स था, नो लोड पे जितना मेन फ्लक्स था, लोड कनेक्ट होने के बाद भी मेन फ्लक्स उतना ही है, नहीं है। मेन लोड नहीं कनेक्टेड था तो देखो मेन फ्लक्स था मान लो 20 वेबर, लोड नहीं कनेक्टेड था तो 20 वेबर था और 20 वेबर ही रहेगा। लोड कनेक्ट कर दिया, लोड कनेक्ट करने से एक अपोजिट फ्लक्स आ गया, कितना आ गया 5 वेबर, तो 5 वेबर का अपोजिट फ्लक्स आया तो मेन फ्लक्स घटेगा ना, 20 माइनस 5 होगा 15। लेकिन जितना मेन फ्लक्स घटा है, सॉरी जितना मेन फ्लक्स घटा है इस I2 के फ्लक्स की वजह से, यहाँ ये सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से कुछ एक्स्ट्रा करंट लेगी, एक्स्ट्रा करंट से एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा ना, वो एक्स्ट्रा फ्लक्स कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना कि I2 की वजह से आया है। तो I2 की वजह से 5 आया है तो ये सप्लाई से प्राइमरी वाइंडिंग कुछ एक्स्ट्रा करंट लेगी जिससे 5 वेबर फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना रहा 20 वेबर। यानी पहले भी 20 था नो लोड पे और लोड लगाने के बाद 20 लोड 20 वेबर ही रहा। कहने का मतलब है आप जैसे अलग अलग लोड यहाँ पे लगाओगे, कभी नो लोड रहेगा, कभी हाफ ऑफ द फुल लोड रहेगा, ये हाफ ऑफ द फुल लोड का मतलब बताएंगे, कभी फुल लोड रहेगा, तो आप अलग अलग लोड लगाओगे तो लोड के हिसाब से इसमें जाने वाली करंट चेंज होती रहेगी। भाई इसमें जो लोड में करंट जाती है ना वो लोड किस कैसा है उसके हिसाब से करंट जाती है, लोड हैवी है तो ज्यादा करंट जाएगी, लोड कम है तो उसको कम करंट चाहिए। तो लोड में जो करंट जा रही है ना आपकी वो डिपेंड करती है लोड कैसा है। तो अगर हम अलग अलग लोड लगाएं तो इसमें जाने वाली करंट अलग अलग होगी। अब जब जाने वाली करंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा तो इस I2 की वजह से आने वाला फ्लक्स अलग अलग होगा, तो अलग अलग फ्लक्स अगर होगा मेन फ्लक्स कभी कुछ कम होगा कभी कुछ भी कम होगा, तो मेन फ्लक्स कुछ भी कम हो, जितना मेन फ्लक्स कम होगा प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करंट ले लेगी, और जो एक्स्ट्रा करंट लेगी वो उतनी ही एक्स्ट्रा लेगी कि उस एक्स्ट्रा करंट से उतना ही फ्लक्स आए जितना फ्लक्स कम हुआ है, किसकी वजह से, इस लोड में करंट की वजह से। तो आप चाहे नो लोड पे ट्रांसफार्मर को देखो, आप हाफ ऑफ द फुल लोड, हाफ ऑफ द फुल लोड का मतलब फुल लोड पे जितनी करंट फ्लो होगी, हाफ ऑफ द फुल लोड पे उसकी आधी करंट फ्लो होगी, 1/4 ऑफ फुल लोड पे, फुल लोड में जितनी करंट फ्लो होगी उसकी 1/4 करंट फ्लो होगी। तो आप चाहे नो लोड लगाओ, चाहे हाफ लोड लगाओ, चाहे फुल लोड लगाओ, चाहे 1/6 फुल लोड लगाओ, ट्रांसफार्मर में मेन फ्लक्स कांस्टेंट बना रहेगा, मींस ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस मींस ट्रांसफार्मर में फ्लक्स इज कांस्टेंट आइदर एट नो लोड और एट फुल लोड, एट एनी लोड। बात समझ में आई, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस।
बोलो, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो, मेन फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर इज कांस्टेंट, या बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बिकॉज फ्लक्स इज सेम, या फ्लक्स इज कांस्टेंट एट नो लोड, फुल लोड, हाफ ऑफ द फुल लोड। ट्रांसफॉर्मर इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस बिकॉज फ्लक्स इज सेम एट नो लोड, फुल लोड, हाफ ऑफ फुल लोड। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है क्या? आप आंसर होना चाहिए हाँ। भाई ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई इसमें करंट देने से फ्लक्स आया, लेकिन मेन फ्लक्स को भी तो कोई अपोज कर रहा है। यहाँ पे जो लोड लगा है, लोड में जब करंट आएगी तो लोड में करंट की वजह से फ्लक्स आएगा, तो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा, तो मेन फ्लक्स घटेगा। मेन फ्लक्स घटेगा, बट उस जितना घटेगा उतना ही बढ़ जाएगा। कैसे? उतना ही बढ़ेगा। कैसे? सप्लाई से कुछ एक्स्ट्रा करंट ली जाएगी, और ज्यादा एक्स्ट्रा करंट नहीं, उतनी एक्स्ट्रा करंट ली जाएगी ताकि फ्लक्स उतना ही बढ़े जितना घटा है। तो अगर आप लोड बदलते रहोगे तो सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग जो करंट है वो भी बदलती रहेगी। लोड बड़ा लगाओगे तो I2 जो है एक्स्ट्रा करंट ज्यादा ली जाएगी, लोड छोटा लगाओगे तो I2 जो ली जाएगी कम ली जाएगी। तो I2 आपकी बदलती रहेगी अगर आप लोड को बदलते रहोगे। जैसा लोड लगाओगे उसी हिसाब से एक्स्ट्रा करंट ली जाएगी ताकि मेन फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन किया जा सके। दिनेश बाबू, इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा सकता। मेन फ्लक्स इज कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, सो देयरफॉर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। मींस ट्रांसफार्मर पे लोड मत लगाओ, फुल लोड लगा दो, हाफ लोड लगा दो। हाफ लोड फुल लोड का मतलब समझाएंगे जब एफिशिएंसी वगैरह की बात करेंगे। फुल लोड का मतलब अगर फुल लोड लगा है मान लो तो जितनी करंट फ्लो हो रही है, हाफ लोड लगाओगे तो उसकी आधा करंट फ्लो होगी, 1/4 लोड लगाओगे तो उसकी 1/4 करंट फ्लो होगी। ठीक है? फुल लोड का मतलब जिस लोड के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया है। हाफ ऑफ फुल लोड का मतलब आपने जितने लोड के लिए डिजाइन किया उसके आधे लोड को लगाया है, तो जाने वाली करंट भी आधी होगी। बात समझ में आए? बात समझ आए आपको? ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है, करंट बदलता है, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बदलता, और ट्रांसफार्मर में जो मेन फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट रहता है। मेन फ्लक्स बोल दो या म्यूचुअल फ्लक्स बोल दो या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोल दो, बात वही है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो दोनों से पास हो रहा है वही सब कुछ चीजों को प्रोसीड कर रहा है। सो ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। गॉट इट? चलिए, अब एक चीज और यहाँ पे आपको बतानी है। जब यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाया गया था तो सप्लाई से कितनी करंट ली जा रही थी? I0। I0 बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत छोटी सी करंट। लेकिन जब लोड आप लगाते हो तो इसमें करंट आती है, और इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आता है उस फ्लक्स को कंपेंसेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ली जाती है I2 ये काफी लार्ज होती है। I2 क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। तो अगर आपने यहाँ लोड लगा रखा है तो सप्लाई से आने वाली करंट होगी I0 प्लस I2 और इसको बोलते हैं I1। लोड अगर लगा रखा है तो सप्लाई से कितनी करंट आएगी? I0 प्लस I2। I0 तो नो लोड करंट है, और I2 का एक्स्ट्रा करंट मेन फ्लक्स में कमी को कंपेंसेट करने के लिए। तो अगर लोड नहीं लगा है तब तो केवल करंट I0 जाएगी। I0 की नो लोड बहुत कम होती है, और अगर लोड लगा दिया गया जो फ्लो होने वाली करंट है I1 है। तो I1 क्या है? इट इज टोटल प्राइमरी करंट, और इसकी वैल्यू है I0 प्लस I2 डैश। ठीक है? और I0 जो होता है ये होता है नो लोड करंट। I0 होता है नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब क्या? I0 होता है नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब क्या? जब लोड यहाँ नहीं लगा है तो ये वाइंडिंग सप्लाई से जो करंट लेती है दैट इज नो लोड करंट। और नो लोड करंट का काम क्या होता है? केवल उस नो लोड करंट का काम क्या होता है? केवल कोर लॉस के फॉर्म में जो पावर वेस्ट हुई है, थोड़ी सी पावर वेस्ट होती है, उसको कंपनसेट करना, उस पावर को देना, दूसरे कोर को मैग्नेटाइज करना। और I0 को क्या काम है? I0 पावर ट्रांसफर तो कर नहीं रही वहां पे। पावर तो तब वहां पे ट्रांसफर होगी जब लोड लगाओगे और एक्स्ट्रा करंट I2 डैश आएगी। तो जो I0 होती है नो लोड करंट, ये क्या होती है? ये होती है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। I0 जो होती है 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट कि नो लोड करंट फुल लोड करंट के कंपैरिजन में कितना होती है? 2 to 5%। कितनी होती है? 2 से 5%। क्या मतलब है? क्या मतलब इसका देखिए, जब लोड नहीं लगा था तो करंट केवल I0 फ्लो रही थी, मान लीजिए 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। जब यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा था, जब यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा था तो सप्लाई से जो करंट ली जा रही थी वो करंट कितनी थी? सिर्फ 2 एम्पियर। क्योंकि 2 एम्पियर का काम क्या ही था? थोड़ा सा फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, थोड़ा सा कोर लॉस के फॉर्म में जो पावर है वेस्ट हुई थी उसको कंपनसेट करना। जब लोड लगाया आपने तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो सप्लाई जो है प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट लेगी, और एक्स्ट्रा करंट कितनी ले रही है? 98 एम्पियर। कितनी ले रही है? 98 एम्पियर। अब टोटल करंट कितनी होगी सप्लाई से आने वाली? ये नो लोड करंट है, एक्स्ट्रा करंट 2 + 98 दैट इज 100 एम्पियर। यानी लोड लगाने के बाद सप्लाई से जो टोटल करंट ली जा रही है ना 100 एम्पियर, हमने इसको बोल दिया फुल लोड करंट। मान लीजिए कि जब यहाँ पे रेटेड लोड या फुल लोड लगा है तो सप्लाई से आने वाली करंट है 100 एम्पियर। इस 100 एम्पियर के कंपैरिजन में नो लोड करंट कितनी है? 2 एम्पियर ही तो है। यहाँ रेटेड लोड हमने लगाया कि जिस लोड के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो सप्लाई से आने वाली टोटल करंट 100 एम्पियर है। लेकिन 100 एम्पियर किससे किससे मिलकर बनी? दिस 2 एम्पियर नो लोड करंट है। यानी लोड हटा दोगे तो हमें करंट कितनी चाहिए सप्लाई से? केवल 2 एम्पियर नो लोड करंट, क्योंकि कोर लॉस को वेस्ट कंपनसेट करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करना है। लोड लगाने के बाद आपकी जो करंट है वो बढ़ेगी 98। तो नो लोड करंट कितनी होती है? 2 to 5% ऑफ लोड करंट, जो बहुत कम होती है। तो I1 बराबर है I0 प्लस I2 डैश, और I0 जो है ना बहुत कम होता है, मींस I2 डैश ज्यादा होता है काफी, ये काफी कम होता है, दोनों का सम होता है I1। तो I1 बराबर दिस प्लस दिस टोटल प्राइमरी करंट। अब I0 अगर बहुत कम है, I0 अगर आपका बहुत कम है तो आप I0 को नेगलेक्ट अगर कर दो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I2 डैश। I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I2 डैश, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, I0 इज नेगलेक्टेड बिकॉज़ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो I1 इज लगभग बराबर टू I2 डैश। अब यहाँ पे I2 डैश की जगह पे हमने क्या लिख दिया? I2 डैश की जगह पे क्या लिख दिया? I1, तो क्या मिल गया? N1 I1 बराबर N2 I2। N1 I1 बराबर N2 I2, ये अप्रॉक्स इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी ना, N1 into I1 बराबर N2 into I2, जहाँ N1 नंबर आपका प्राइमरी वाइंडिंग में, I1 प्राइमरी वाइंडिंग में करंट है, N2 नंबर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, I2 सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट है। ये इक्वेशन है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन है, ये लगभग वाली इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन ये थी N1 I2 डैश बराबर N2 I2। आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लिया है ना, I1 बराबर दिस प्लस दिस के। I1 एक्जैक्टली I2 डैश के बराबर तो नहीं है, हाँ I1 नॉट बहुत कम था, तो आपने I1 को लगभग I2 डैश के बराबर रखा है। तो I1 लगभग I2 डैश के बराबर रखा है, I2 डैश जब I1 रखा है, N1 I1 बराबर N2 I2 जो इक्वेशन मिली है ना, ये एक्जैक्टली 100% सही नहीं है, लगभग सही मान सकते हो आप अप्रॉक्स इक्वेशन। एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन कौन सी होती है और ट्रांसफार्मर के लिए एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी होती है। तो जो बार-बार पढ़ते आ रहे हो ना N1 I1 N2 I2 दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, यानी ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है, लेकिन जो सच होता है वो आपसे छिपाया जाता है। आपको सच बताया कहाँ जाता है? जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है वही सच होता है। सच्चाई ये है
बट आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं। दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, हमने लगभग लगभग करके इक्वेशन बनाई है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट याद रखना है, एग्जैक्ट याद रखना, n1 i1 और n2 i2। सौरभ एंड आलोक इज वेरी हैप्पी। शिवम बोल रहे हैं सच्चाई के दर्शन करा दिए। हाँ शिवम। प्रियंका का कहना है सर नो लोड करंट एक बार सब अप्लाई करने के बाद कांस्टेंट रहेगी, लोड लगाने के बाद चेंज होगी। चेंज होगी, जो नो लोड करंट तो चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी। ये जो एक्स्ट्रा करंट है ना, ये चेंज होगी। आपने लोड नहीं लगाया है तब केवल आई नॉट होगी, लोड आपने लगा दिया तो एक्स्ट्रा करंट आएगी आई टू डैश। अब एक्स्ट्रा करंट कितनी होगी डिपेंड करेगा लोड कैसा लगाया है। हैवी लोड लगाओगे तो आई टू डैश ज्यादा होगी, छोटा लोड लगाओगे तो आई टू डैश कम होगी। तो लोड बदलने पे आई टू डैश बदलती है, आई नॉट नहीं बदलेगी, आई नॉट इज फिक्स्ड। दिनेश बोले सर नो लोड पर भी 2% लॉस होगा। कौन से लॉस की बात कर रहे हो दिनेश, 2%? एक चीज और, अगर इस I2 और इस I2 डैश, देखो इस I2 डैश और इस I2 का फ्लक्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा एक दूसरे के, है या नहीं? I2 डैश का फ्लक्स ये I2 का फ्लक्स ये है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट। यानी I2 डैश का फ्लक्स और I2 का फ्लक्स एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट। में I2 डैश का फ्लक्स तो जो मेन फ्लक्स है उसी दिशा में होगा, मेन फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। I2 का फ्लक्स मेन फ्लक्स के अपोजिट है, तो अगर I2 डैश और I2 का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि दोनों करंट भी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मींस I2 एंड I2 डैश आर अपोजिट टू ईच अदर। ये हम डायग्राम जब बनाएंगे कभी फेजर का तो वहां पे बनाएंगे, आपको याद दिलाएंगे वहां पे एक बार, तो आप बोल देना कि हां सर याद है मुझे, वरना आप मत करना भूल गए हैं कि I2 एंड I2 डैश इज अपोजिट टू ईच अदर। व्हाई? अगर दोनों की करंट एक दूसरे के अपोजिट है, सॉरी दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये तभी हो सकता है जब दोनों करंट भी एक दूसरे के अपोजिट हों। सिंपल सा नो लोड पर आया फ्लक्स को कांस्टेंट रहता है, नो लोड पे जो फ्लक्स आया वो कांस्टेंट रहता है, लोड लगाने के बाद भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। हां फ्लक्स में थोड़ी बहुत कमी ज्यादा होता पर सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट आकर उस कमी को मेंटेन कर देगी, तो जितना फ्लक्स नो लोड पे उतना ही किसी भी लोड पे होगा ट्रांसफार्मर में। ये है फ्लक्स ड्यू टू I2 and I2 dash is opposite to each other. Flux due to I2 and I2 dash is opposite to each other. It means I2 and I2 dash direction is opposite to each other. बस ये आपको याद रखना है कि I2 और I2 dash एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो ट्रांसफार्मर में जब लोड नहीं लगा है तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहुत स्मॉल करंट फ्लो करती है, और उस बहुत स्मॉल करंट को बोलते हैं नो लोड करंट। और जैसे ही आप लोड लगाते हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आती है, और जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आती है प्राइमरी वाइंडिंग में भी आने वाली करंट बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, मेन फ्लक्स कांस्टेंट बनाता है ट्रांसफार्मर में। देखिए ये इक्वेशन आपने भी पढ़ी, N1 I1 बराबर N2 I2 पढ़ी ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से N2 बाई N1 अगर निकालना हो क्या होगा, I1 बाई I2 होगा या नहीं? N2 बाई N1 होगा I1 बाई I2। और दूसरा आपने पिछली क्लास में कल पढ़ा था N2 बाई N1, परसों पढ़ा था आपने, बराबर होगा E2 बाई E1 बराबर होगा V2 बाई V1। N2 बाई N1 बराबर होगा E2 बाई E1 बराबर होगा V2 बाई V1। ठीक है, ये पढ़ा है आपने परसों। अब इसको और 1 और 2 को देखो, तो N2 बाई N1 जब आप I1 बाई I2 लिख सकते हो तो ये हो जाएगा N2 बाई N1 बराबर होगा E2 बाई E1 बराबर होगा V2 बाई V1 बराबर होगा I1 बाई I2। आप चाहो तो इसे K मान सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वगैरह। N2 बाई N1 G2 बाई E1 बराबर V2 बाई V1 और I1 बाई I2 बराबर K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट्स इट। ये क्वेश्चन याद रहेगी। क्वेश्चन है कि फॉर ए transformer if number of turn in primary winding is 80 and secondary winding is 20, so what will be voltage of primary winding, the primary side, if secondary side voltage is 600 volt? For transformer if number of turn in primary winding is 80 and secondary winding is 20, so what will be voltage of primary winding if secondary side voltage is 600 volt? चलिए मेरे पास आंसर आ रहा है लोगों का, केबी का, शिवम का, आलोक का। क्या दे रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कितना दे रखा है 80, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग इट इज 20, व्हाट विल बी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ये पूछा है, इफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग 600 वोल्ट। ये फार्मूला लगाओ, N2 बाई N1 बराबर V2 बाई V1, N2 बाई N1 मींस 20/80, V2 बाई V1 मींस 600 अपॉन V1, ये हो गया कितना 1/4, V1 हो जाएगा 600 × 4 दैट इज 2400 वोल्ट। V1 2400 वोल्ट। तो ऐसे दे देगा कि प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं, सेकेंडरी में टर्न्स कितने हैं, अगर प्राइमरी का वोल्टेज इतना है सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा, या प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं, सेकेंडरी में टर्न्स कितने हैं, प्राइमरी में करंट कितनी है तो सेकेंडरी में करंट कितनी होगी। तो पूछ सकता है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कर लोगे या नहीं कर पाओगे आप। आलोक बोल रहे हैं कर लूंगा सर, ओके आलोक बाबू।
फॉर ए 20 kV ट्रांसफार्मर हैविंग 400/40 टर्न, यानी प्राइमरी में टर्न्स हैं 400, ये प्राइमरी के टर्न्स हैं, सेकेंडरी के टर्न्स हैं 400/40 टर्न। व्हाट विल बी सेकेंडरी साइड वोल्टेज, प्राइमरी साइड करंट इज 20 एम्पीयर। प्राइमरी साइड की करंट आपको दे रखी है, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होगा, क्या होगा? देखो, दे रखा है प्राइमरी साइड की करंट, टर्न्स रेशियो दे रखा है आपको ये, N1 है आपका 400, N2 है आपका 40, N1 है 400, N2 है 40, और प्राइमरी साइड की करंट दे रखा है आपसे कितना, प्राइमरी साइड की करंट दे रखा है 20 एम्पीयर। व्हाट विल बी सेकेंडरी साइड वोल्टेज, पहले सेकेंडरी साइड की करंट निकालो। आपको पता है N2/N1 जो होता है बराबर होता है I1/I2 के। N2/N1 मींस 40/400 बराबर I1/I2 मींस 20/I2। तो कितना हो गया भाई, बटे 10, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो I2 हो गया 20 इंटू 10 दैट इज 200 एम्पीयर। I2 आ गया 200 एम्पीयर, यानी सेकेंडरी साइड की करंट हमको मिल गई, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हमको निकालना है। बोलो, सेकेंडरी साइड का की करंट हमको मिल गई, हमको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालना है। तो ऐसे करो, 20 kV का ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या कि यही kV रेटिंग प्राइमरी साइड की भी, यही kV रेटिंग सेकेंडरी साइड की भी, अगर लिखा हुआ है 20 kV का ट्रांसफार्मर है तो ठीक है, 20 kV का ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज इंटू प्राइमरी साइड की करंट, और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड की करंट दोनों का प्रोडक्ट कितना ही होगा, 20 kVA। तो 20 kVA का मतलब क्या है, 20 किलोवोल्ट इंटू एम्पियर, किलोवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 20 वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या करोगे, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3, अभी क्या हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर, ये पावर हो गई, ये पावर है किसकी, प्राइमरी साइड की भी सेकेंडरी साइड की भी, वोल्ट इंटू एम्पियर में। अब सेकेंडरी साइड की करंट हमको पता है 200, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी साइड की करंट, नहीं लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, V1 इंटू I1 भी लिख सकते हैं, बट मुझे V2 निकालना है, व्हाट इज सेकेंडरी साइड वोल्टेज और सेकेंडरी साइड करंट हमको पता है, ये पता है, V2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 20 इंटू 10 टू द पावर 3 अपन I2, I2 कितना है 200, I2 है 200, इसको आप सॉल्व करोगे 20000 अपन 200, कितना आ जाएगा V2, इट इज 100 वोल्ट। सरिता का कहना आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप महान हो। क्या हो गया सरिता आपको, सरिता का एक भी कमेंट नहीं आता है क्लास में। आलोक 2 kV, मैंने पूछी है वोल्टेज रेटिंग, व्हाट इज सेकेंडरी साइड वोल्टेज, प्रियंका का आया 10 वोल्ट, सौरभ का 1100 वोल्ट, देखो क्या आया है, केवीए को वीए में कन्वर्ट करो, ये वोल्टेज आप वोल्ट में निकालोगे। आया या नहीं आया, दिनेश शिवम का कहना है आया सर। सुजीत बोल रहे हैं सर जी की जय हो। दिनेश बोले सर दिल्ली में पोल्यूशन है क्या, हाँ दिनेश दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, दिल्ली का पानी हो, दिल्ली की हवा हो, दिल्ली का खाना हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। यहाँ का पानी, आप कोई पोल्यूटेड वाटर कितना भी प्योर उसको बना लो, वो मज़ा नहीं होता है पीने में। और दिल्ली की हवा तो पोल्यूटेड है ही, दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। प्रत्युष बोले सर आप लोग कैसे रहते हो, आदत सी पड़ गई है, दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, आदत सी पड़ गई है। दिनेश बोले इसलिए सर हम घर पर रहते हैं, ये अच्छी बात, आप घर पे रहते हो गांव में, तो कम से कम आप खाना, खेती वगैरह आपके घर में होती है या आस पड़ोस में होती है, तो आप वेजिटेबल्स जो खाते हो वो नॉर्मली प्योर होती हैं। दिल्ली में क्या है कि जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा के कभी उसको जल्दी तैयार कर देते हैं, कई बार उसको शाइनिंग करने के लिए उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए दिल्ली लंबे समय तक रहने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, तो मैंने भी टारगेट किया 5 साल 10 साल और दिल्ली में रहेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली कभी कभी आया करेंगे। ये भी बोले सर एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें, सिली मिस्टेक्स के लिए तो आपको अपने जो की कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल बार बार करना है, और दूसरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या करना है, क्या गलती आप कर रहे हो, एक गलती को दोबारा मत दोहराओ आप। दिनेश बोले सर आपका टारगेट क्या है, कोई टारगेट नहीं, मेरा टारगेट पढ़ाना ही है, बट दिल्ली में लंबे समय तक रहने से सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अ, इसलिए मैं कई बार महीने में एक आध दिन के लिए दिल्ली से दूर चला जाता हूँ, बिल्कुल अलग, ताकि शुद्ध हवा ले सकूं। जैसे जो लोग जम्मू कश्मीर साइड के होंगे, जो लोग उत्तराखंड के होंगे, वो बिल्कुल प्योर एनवायरमेंट में रह के पढ़ रहे होंगे। केबी का कहना है ओके सर। आलोक बोल रहे हैं सर पटना आ जाइए। पटना, पटना तो अच्छी जगह है क्या पढ़ाने के लिए, पटना भी पढ़ाने के लिए अच्छी जगह है, पटना हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे दिल्ली हो, तीनों अच्छी जगह हैं। रमेश बोल रहे हैं विलेज विलेज में अलग ही मजा है। प्रत्युष बोले सर कैपिटल शिफ्ट करने की जरूरत है, आप क्या चाहते हो, कैपिटल क्या बना दिया जाए, दिल्ली से क्या बना दिया जाए प्रत्युष। प्रत्युष बोले सर कोलकाता से दिल्ली, अब दिल्ली से कहीं और कैपिटल बनाई जाए। देखिए कैपिटल वो होनी चाहिए जहाँ पे हर सुविधाएं हो, इंडस्ट्री हो, और सेफ हो, क्योंकि कैपिटल में जितने अच्छे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल, सारे के सारे वहाँ पे रहते हैं। दिनेश बोले सर बनारस में मैंने बना दिया कैपिटल। सौरभ बोले मेरे फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, देख लो आप सौरभ एक बार, रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। शशांक बोले सर आपका घर कहाँ है, मेरा घर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट,
ठीक है प्रत्युष, मैं इलाहाबाद आऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा। दिनेश पूछ रहे यूपी में कहाँ से, यूपी में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट मान लो आप, दोनों के बॉर्डर पे है बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। खैर ये प्रदूषण, ये हवा, शुद्ध पानी, ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, ये लाइफ है, इसका कोई भरोसा नहीं। आप कितनी भी शुद्ध हवा ले लो, कितना भी शुद्ध खाना आप खा लो, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। आलोक बोलना पटना नहीं आना है सर, नहीं पटना तो बहुत अच्छी जगह है, पटना भी अगर आते हैं तो बिल्कुल आलोक मुलाकात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। नहीं आप लोगों की क्लास होती है डेली 3 से 6, तो क्लास मैं कहीं भी रहूँ मुझे 3 बजे तक दिल्ली आना ही रहता है, और फिर शाम को 8 से 10 यूपीपीसी वाली क्लास होती है, 3 बजे के पहले ऑफलाइन क्लास होती है। चलिए इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है देखो आप, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने लिख दिया R1। प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा ट्रांसफार्मर में, होगा या नहीं, वाइंडिंग है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया R1। अब प्राइमरी वाइंडिंग जो है आपकी, जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया। जरा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा, देखो आप, ये कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी V, जो करंट जा रही है दैट इज I1, तो करंट जाएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आया ये मेन फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स आया तो यहाँ पे ईएमएफ आ गया E1, यहाँ पे ईएमएफ आ गया E2, ईएमएफ आ गया E2, तो यहाँ पे लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा क्या हो जाएगा V2, लोड में आने वाली करंट मान लीजिए I2। ये तो मेन फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से पास हो रहा है, ये मान लीजिए लीकेज फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग का, ऐसा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का जो प्राइमरी से पास हो मगर सेकेंडरी तक पास ना हो, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स आने वाला है ये phi L2 इज लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। गौर से देखना, phi L2 इज द लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में जब करंट आएगी I2 तो उस करंट से भी तो फ्लक्स आएगा। अब वो फ्लक्स I2 करंट का जो प्राइमरी तक ना पहुंच पाए उसको बोलोगे लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, और प्राइमरी का वो फ्लक्स जो सेकेंडरी तक ना पहुंच पाए उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। इंडक्टेंस का फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया है, L इज N phi अपॉन I, होगा या नहीं, बोलो। इंडक्टेंस इज L इज N phi अपॉन I, जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, और रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है, x इज ओमेगा इनटू L, रिएक्टेंस का फार्मूला x इज ओमेगा इनटू L, जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, और जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस। जहां होगा फ्लक्स, भाई फ्लक्स 0 होगा तो L 0 और L 0 तो x 0, अगर फ्लक्स कुछ होगा तो L कुछ होगा, L होगा तो x भी होगा, तो जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है ना, उस लीकेज फ्लक्स के लिए कुछ लीकेज इंडक्टेंस होगा, भाई उस लीकेज फ्लक्स को यहां रखोगे तो एक इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी या नहीं, अब उस इंडक्टेंस की वैल्यू को यहां पे रखोगे तो एक रिएक्टेंस मिलेगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमने यहां पे बना दिया दिस इज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग XL1। देखो ऐसे सेकेंडरी वाइंडिंग को देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस तो कुछ होगा, हां होगा, ये रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का, मान लीजिए R2। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है उसके लिए भी तो कुछ रिएक्टेंस की वैल्यू होगी, वो जो रिएक्टेंस है उसको हमने बोल दिया लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग XL2। देखो जब सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स यहां पे रखोगे तो एक लीकेज इंडक्टेंस मिलेगा, उस लीकेज इंडक्टेंस को यहां पे रखोगे तो लीकेज रिएक्टेंस मिलेगा, भाई कुछ फ्लक्स की वैल्यू रखोगे तो कुछ L मिलेगा, और कुछ L को रखोगे तो कुछ X मिलेगा। तो फॉर द लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग यू विल गेट ए रिएक्टेंस एंड दैट विल बी द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, और जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस। जब लीकेज फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो वहां से एक इंडक्टेंस आएगा और उस इंडक्टेंस से एक रिएक्टेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग XL2। XL1 क्या लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। मेरी बात सुनो, अगर लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में 0 हो, गौर से सुनो मेरी बात, अगर लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में 0 हो, फ्लक्स 0 L 0 L 0 X 0 मींस XL1 0 होगा, मींस प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो 0 हो जाएगा। अगर हम ये मान के चलें कि प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स 0 है, या अगर हम ये मान के चलें कि सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स 0 है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, जो रिएक्टेंस होगा लीकेज रिएक्टेंस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का वो 0 हो जाएगा। इसलिए आगे आप देखोगे आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है वो सारा का सारा सेकेंडरी वाइंडिंग से पास हो रहा है, यानी लीकेज फ्लक्स जो है आपका वो 0 है। जब लीकेज फ्लक्स 0 मींस प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स 0 है, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स 0 है, जब लीकेज फ्लक्स 0 ये 0 ये 0 ये 0 मींस आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, दोनों का लीकेज रिएक्टेंस 0 होगा। और आपको बता दूं प्राइमरी वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस है उसको अब हम बार-बार लीकेज रिएक्टेंस ना बोल करके इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, या रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। इसी XL1 को आप आगे से X1 बोलोगे और इसी XL2 को आप आगे से X2 बोलोगे। आप बोलोगे X1 इज द रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और X2 इज द रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। X1 कैसा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, X2 इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक्चुअली क्या नाम होना चाहिए था X1 का, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और X2 को क्या नाम होना चाहिए था, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। इसलिए X1 की वैल्यू भी 0 होगी और X2 की वैल्यू भी 0 होगी, कब, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में ना तो प्राइमरी में लीकेज फ्लक्स होगा ना तो सेकेंडरी में लीकेज फ्लक्स होगा। तो ये तो मान लो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बना दिया। अब मैं आपसे बात करूं, अभी तो बात हमने की लीकेज फ्लक्स की, अब हम बात करते हैं आपसे मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो है वो कौन सा है। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स वो है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से पास हो रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से पास हो रहा है, या म्यूचुअल फ्लक्स, तो म्यूचुअल फ्लक्स जो प्राइमरी के लिए वही सेकेंडरी के लिए भी होगा, म्यूचुअल का मतलब जो दोनों से पास हो रहा है, तो म्यूचुअल फ्लक्स तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए सेम होगा। तो म्यूचुअल फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM। भाई L इज N phi अपॉन I, L इज N phi अपॉन I, L क्या होगा N phi अपॉन I, X क्या होगा ओमेगा इनटू L। इस फ्लक्स की वैल्यू के लिए कुछ L की वैल्यू होगी, L के लिए कुछ X होगा, तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को आप यहां रखोगे तो एक L मिलेगा, उस L को यहां पे रखोगे तो एक रिएक्टेंस मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज द रिएक्टेंस करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है दोनों के लिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए सेम है, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी दोनों के लिए सेम होगा। ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस बना दिया हमने, ये XM है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, यही प्राइमरी वाइंडिंग के लिए होगा और यही मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए होगा। और हमने ऐसे दो लाइन बना दी, ये होती है कोर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपने AC सप्लाई दी, कुछ वोल्टेज दिया V1,
यहाँ पे आपने कुछ वोल्टेज दिया V1 AC सप्लाई, R1 रेजिस्टेंस, X1 रिएक्टेंस, X मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, R2 X2, R2 XL2 है आपका, इसको आप बोल सकते हो X2, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने लोड, दिस इज लोड। ठीक है, दिनेश पूछ रहा है क्या लीकेज करंट हमेशा जीरो होता है? यहाँ पे लीकेज करंट कहाँ गया? लीकेज करंट मैंने नाम कहीं लिया ही नहीं, हमने लीकेज फ्लक्स नाम लिया है। जीरो नहीं होता है, कुछ कुछ होगा। आइडियल केस में लीकेज फ्लक्स को हम जीरो मान सकते हैं। ये लोड है। अब सप्लाई वोल्टेज दिया V1, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा वो क्या हो गया आपका E1, ये E1 है, E1 ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ आया वो कितना आया E2, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ आया वो कितना आया E2, ये, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो कितना आया V2, यानी दिस वोल्टेज V माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू वोल्टेज E1, और जो वोल्टेज E2 आएगा इस वोल्टेज E2 में से इसका वोल्टेज ड्रॉप हटा दोगे तो क्या मिलेगा V2। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो E2 बराबर होगा V2 के, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो V1 बराबर होगा E1 के, बट दिस वोल्टेज माइनस कुछ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज E1, दिस वोल्टेज E2 माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू दिस वोल्टेज V2। बोलिए। टर्न्स को लगभग सेम मान के आप सॉल्व किया हमने गौतम। गौतम हमने टर्न्स को सेम मान के सॉल्व किया है। जो L है आपका N पाई अपन आई, हमने माना N बाई आई भी दोनों के लिए सेम है। फ्लक्स पे आपका इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स जब दोनों के लिए सेम है तो इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। नहीं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस में कोई वोल्टेज का ड्रॉप क्यों होगा? यहाँ पे वोल्टेज दिया, यहाँ पे वोल्टेज दिया, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, बाकी जो वोल्टेज बचा वो यहाँ पे अपीयर हो गया E1। E1 इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, E2 इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, V2 इज लोड वोल्टेज। बात आ रही समझ में? R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। X2 क्या है? रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। V2 क्या है? लोड वोल्टेज। हाँ, इस लोड में जाने वाली करंट सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? I2, दिस इज सेकेंडरी करंट, लोड में जाने वाली करंट, और सप्लाई से आने वाली करंट क्या होगी? I1, सप्लाई से आने वाली करंट I1 है, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट इज I2, E2 इज ईएमएफ इन दिस, और दिस इज लोड वोल्टेज V2। चलिए, अगर हम इस सर्किट की एनालिसिस करें, इस सर्किट को सॉल्व करें, तो या तो प्राइमरी के पैरामीटर को सेकेंडरी के साइड में भेज दो, या सेकेंडरी के पैरामीटर को प्राइमरी साइड भेज दो। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, या तो इनको इनके घर में भेज दो या तो इनको इनके घर में भेज दो। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में भेज रहा हूं, सेकेंडरी इज रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी को प्राइमरी के घर में भेज रहा हूं। तो जब प्राइमरी के घर में आप भेजोगे तो प्राइमरी का कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होगा, पैरामीटर चेंज किसका होगा? सेकेंडरी का। जिसको रिफर करोगे उसके पैरामीटर चेंज होंगे। तो अगर सेकेंडरी को प्राइमरी के घर में भेजोगे तो प्राइमरी के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज सेकेंडरी के पैरामीटर में होगा। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी साइड प्राइमरी को भेजें, प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा, जिसको रिफर करेंगे उसके पैरामीटर में चेंज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंडरी को प्राइमरी के घर में भेज रहे हैं, तो सेकेंडरी का हर एक पैरामीटर बदल जाएगा। जैसे अभी सेकेंडरी अपने घर में है तो उसका रेजिस्टेंस है R2, प्राइमरी घर में उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, उसको मान लिया R2 डैश मान लेंगे। सेकेंडरी अपने घर में है तो उसका रिएक्टेंस क्या है? X2, क्या है? X2, और जब प्राइमरी घर में जाएगी उसका रिएक्टेंस कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए X2 डैश। सेकेंडरी अपने घर में है तो ईएमएफ E2 है, प्राइमरी घर में है तो ईएमएफ हो गया E2 डैश, लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी घर में भेजेंगे तो लोड का वोल्टेज कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए V2 डैश। करंट इसमें आने वाली I2 है, इसको इधर भेज देंगे, जाने वाली करंट क्या हो जाएगी? I2 डैश। ठीक है, सेकेंडरी को हम प्राइमरी के घर में भेज रहे हैं, देखो आप, दिस इज R1, दिस इज X1, R2 रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का। कब? जब वाइंडिंग अपने घर में है, प्राइमरी घर में आई, रेजिस्टेंस को हमने R2 डैश नाम दे दिया, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड। X2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, या सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, जब प्राइमरी घर में आया तो रिएक्टेंस को X2 डैश नाम दे दिया। सेकेंडरी में जाने वाली करंट जो I2 थी, प्राइमरी घर में जाएगी करंट क्या हो जाएगा? I2 डैश। लोड का वोल्टेज, जब लोड सेकेंडरी साइड था तो वोल्टेज V2 था, प्राइमरी घर में आ गया तो वोल्टेज हो गया V2 डैश। ठीक है, या सप्लाई वोल्टेज V1 होगा, इसमें आने वाली करंट वही होगी I1, ये R1 X1। ठीक है, R2 डैश X2 डैश V2 डैश। बोलो, ये हो गया, इसके क्रॉस ईएमएफ कितना हो गया? ये हो गया E1, और ईएमएफ जो सेकेंडरी वाइंडिंग का प्राइमरी घर में आएंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? E2 डैश। ये जो रिएक्टेंस है, इस रिएक्टेंस को आप लोग XM, XM इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सेकेंडरी को भेज दिया प्राइमरी के घर में, बोलिए अब क्या करना है मुझे? इसमें एक चीज और थोड़ी सी चेंज करनी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगाना है। ध्यान से देखो आप, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, यहीं पे चेंज कर देता हूँ। चलो, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है?
इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो XM है ना, XM, ये E1 है, E2 डैश है, ये जो XM है इसको ऐसे बना सकते हैं XM। कोई दिक्कत? मतलब तो वही है भाई, जो सीधे बना था उसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना दिया, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा बना करके, ठीक है। R1 X1 R2 X2 इसको XM बना दिया। अब एक रजिस्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाएंगे हम जी, और ये रेजिस्टेंस जो है, दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट RI, और ये जो रिएक्टेंस है दिस इज XM, और इसमें जो जाने वाली करंट होती है ना उस करंट को बोलते हैं I नॉट। क्या बोलते हैं? I नॉट। और I नॉट का कुछ हिस्सा जो इसमें जाता है उसको बोलते हैं IE, और इस I नॉट का कुछ हिस्सा इसमें जो जाता है उसको बोलते हैं IM। तो I1 करंट I है, I1 बराबर क्या I2 डैश प्लस I नॉट। देखो यहाँ से I नॉट I1 क्या होगी, दिस प्लस दिस I2 डैश प्लस I नॉट, और I नॉट कुछ इसमें चलेगी कुछ इसमें चलेगी, RI और XM। ये क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन सेकेंडरी इज रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। सेकेंडरी रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन आता है, वो हमने नहीं किया है। ये RI मैंने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया, मतलब क्या मैं इसका बता रहा हूँ, देखो आप RI इज ए रजिस्टर, अभी उसको और लिखेंगे, अभी थोड़ा सा और देख लो आप पहले। ये V1 हो गया, ये R1 X1, और ये E1 क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज मींस E1 होगा आपका ये वोल्टेज, इसके बीच का वोल्टेज E1 और इसके बीच का वोल्टेज E2 डैश। देखो मुझे डिफर क्यों करते हैं सर? देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है नहीं, वाइंडिंग्स आर नॉट कनेक्टेड फिजिकली, तो दोनों के रेजिस्टेंस को आप एक्जेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, या एनालिसिस कैसे करोगे आप? प्राइमरी अपने घर में रहे, सेकेंडरी अपने घर में रहे, या तो प्राइमरी को सेकेंडरी घर में भेजो या तो सेकेंडरी को प्राइमरी घर में भेजो, फिर एनालिसिस करते हैं सर्किट को एक साथ कनेक्ट करके। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग हैं, कनेक्ट नहीं है, ये कोर है मींस कोर के थ्रू प्राइमरी से पावर सेकेंडरी तक गई है, पर यहाँ पे हमने जोड़ दिया सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड। अगर ये V1 है, ये R1 X1 है, E1 है, ये E2 डैश है, अगर मैं कहूँ R1 X1 की वैल्यू बहुत स्मॉल है, R1 X1 की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल, तो इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा तो V1 लगभग बराबर होगा E1 के, मान लो V1 कितना है 240 वोल्ट, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया R1 X1 के क्रॉस मान लीजिए 10 वोल्ट। R1 X1 की वैल्यू मान लीजिए बहुत कम है, तो इसमें वाला वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट है, तो E1 कितना होगा? E1 होगा आपका 230 वोल्ट। E1 कितना होगा? 230 वोल्ट, 240 वोल्ट दिया 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ, 230 वोल्ट E1। तो अगर R1 X1 बहुत स्मॉल मान के हम चलें तो V1 की वैल्यू लगभग लगभग बराबर होगी E1 के। तो अगर V1 की वैल्यू लगभग लगभग E1 के बराबर है तो आप ये कर सकते हो, इसका मतलब आप ये मान सकते हो V1 बराबर E1 मींस जो भी सप्लाई वोल्टेज दिया वो इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर है, मान सकते हैं। अगर V1 बराबर E1 मान लें हम, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है, तो अगर V1 बराबर E1 है इसका मतलब क्या, जो भी सप्लाई वोल्टेज देंगे हम वो इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर है, मींस इस पूरे सर्किट को उठा के यहाँ से हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ बना सकते हैं, इससे क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर, तो वही तो है, क्या दिक्कत है? तो बना दिया हमने ऐसे, ये अब जब ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये है आपका RI, ये है आपका XM, ये RI XM, इसमें आने वाली करंट है IE, और इसमें आने वाली करंट है IM, इसमें आने वाली करंट है I नॉट। ये इधर आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो जरा, तो देखो R1 और R2 सीरीज में हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे। ये यहाँ गया, हट गया यहाँ से, ये और ये सीरीज में जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो, दोनों रिएक्टेंस को जोड़ दो, लोड है, दिस इज वोल्टेज V, और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया R1 प्लस R2 डैश, ये रिएक्टेंस क्या हो गया X1 प्लस X2 डैश, X1 प्लस X2 डैश, R1 प्लस R2 डैश, और जो लोड का वोल्टेज है दिस इज V2 डैश। यहाँ पे जो करंट आ रही है वो करंट है I1, और इसमें जो करंट आ रही है दैट करंट इज I2 डैश। ये V1 था तो V1 मान लीजिए, V मान लीजिए, जो भी मान लीजिए V1, ठीक है। ये जो सर्किट है यहाँ पे मैंने क्या माना, इफ R1, X1 इज वेरी स्मॉल, सो V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E1, V लगभग E1 के बराबर हो, तो हम सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि V E1 के बराबर है, V1 E1 के बराबर है। अगर इसका मतलब यहाँ पे 240 दिया, यहाँ पे 240 दिया, तो दिक्कत क्या है, इसके पास वोल्टेज 240 है, तो मैं इस सर्किट को यहाँ की वजह बना सकता हूँ, यहाँ की वजह बना दिया, इसको बेटा यहाँ बना दिया, अब ये और ये सीरीज में हो गए, ये और ये सीरीज में हो गए, वो हो गया सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं सर्किट को? अप्रोक्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट को बोलते हैं अप्रोक्स इक्विवेलेंट सर्किट। अप्रोक्सीमेट क्यों बोलते हैं? मतलब एक्जैक्टली तो ऐसा होगा नहीं कि V बराबर होगा E1 के, भाई कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ, तो V एक्जैक्टली E1 के बराबर नहीं है, तो आपने जो सर्किट बनाया ना उसमें अप्रोक्सीमेशन लिया, लगभग लगभग ऐसा सर्किट आप बना सकते हो ट्रांसफार्मर का, या ये जो सर्किट है एक्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, चाहे ये ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट मान लो, चाहे वो मान लो, कहीं हम वो बनाएंगे जहां उसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं इसको बनाएंगे जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, दोनों है एक जैसे ही, वो अप्रोक्सीमेट है, एक्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, जो सप्लाई से जो भी करंट आई वो कितनी आई I1, और लोड में जो करंट चलेगी वो मान लीजिए कितनी है I2 डैश। सेकेंडरी अपने घर में होती तो करंट I2 थी, प्राइमरी घर में तो करंट I2 डैश है, I नॉट क्या है, नो लोड करंट, भाई लोड हटा दो, लोड हटा दो, यहाँ से ओपन कर दो लोड को, क्या इसमें कोई करंट जाएगी? तो कितनी करंट होगी, करंट ऐसे फिर जाएगी सर्किट में, तो कोई करंट जाएगी नहीं, जब लोड नहीं होगा तो ओपन होगा तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो कितनी करंट जाएगी, केवल I नॉट। तो I नॉट कौन सी करंट है? नो लोड करंट, ठीक है। जो नो लोड करंट है उसके दो हिस्से हैं, एक IE और एक IM, ठीक है। पहले बता दूं RI क्या है। RI एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें होने वाला पावर लॉस कोर लॉस को बताता है। RI इज ए रजिस्टर रिप्रेजेंटिंग कोर लॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पावर लॉस इन RI इज इक्वल टू कोर लॉस।
इक्विवेलेंट सर्किट में आर आई एक ऐसा रजिस्टर हमने बनाया है जिसमें होने वाला पावर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा। तो कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला ये पार्ट है आर आई। अब अगर देखो आर आई में होने वाला पावर लॉस निकालना हो तो ये सप्लाई वोल्टेज भी है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी, इसके क्रॉस वोल्टेज वी, इसके क्रॉस वोल्टेज वी। तो आर आई क्रॉस वोल्टेज कितना पहुंच गया वी, आर आई की वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस आर आई, जिसमें होने वाले पावर लॉस को हम वी स्क्वायर अपॉन आर आई या वी स्क्वायर अपॉन आर आई लिख सकते हैं कि नहीं। तो कोर लॉस को आप यहां से लिखना चाहो तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो वी स्क्वायर बाई आर से नहीं लिख सकते, वी वन स्क्वायर बाई आर आई या वी स्क्वायर बाई आर आई। कोर लॉस हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर आई। वी सप्लाई वोल्टेज वी वी1 और आर आई का रेजिस्टेंस। पावर लॉस इन आर आई इक्वल टू कोर लॉस। कोर लॉस कितना हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर आई। यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही है, कोर लॉस डिपेंड्स ऑन सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज जो होगा उस पे कोर लॉस आपका डिपेंड करता है। कोर लॉस डिपेंड्स ऑन सप्लाई वोल्टेज। इसके जैसे कोर लॉस सप्लाई को करते हैं आपको, कोर लॉस डिपेंड्स ऑन सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज अगर फिक्स है तो कोर लॉस फिक्स होगा। और एक बार जो वोल्टेज आप दे दो ट्रांसफार्मर को, जो भी वोल्टेज आप दे दोगे एसी में, उसकी आरएमएस वैल्यू तो फिक्स ही होती है ना। तो एक बार जो वोल्टेज लगा दिया फिर वोल्टेज बार बदलता नहीं, तो वी फिक्स तो कोर लॉस फिक्स। इसलिए कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। फिर चर्चा जब हम कोर लॉस पढ़ाएंगे तो अच्छे से करेंगे। अभी के लिए फार्मूला हमने लिखा है, बस ये बताना चाहा है कि कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला जो पैरामीटर है वो आर आई है। आर आई में होने वाला पावर लॉस कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए समझ में। सुनील बोल रहे हैं सर पैरेलल में क्यों लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन निकल के यही आता है कि इसके क्रॉस जो कोर लॉस के क्रॉस फार्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसको इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे। वो पैरेलल में क्यों लगाते हैं उसको समझने के लिए बहुत सारी और चीजें बतानी पड़ेंगी, उस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये आप जानिए। अब आई नॉट के दो हिस्से हैं, आई नॉट जो है आप उसके दो हिस्से कौन कौन। आई नॉट बराबर है आई ई प्लस आई एम। आई नॉट किसके बराबर, आई ई प्लस आई एम। आई ई क्या है, आई ई है कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और आई एम क्या है, आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और आई नॉट है नो लोड करंट टोटल। आर आई तो रेजिस्टर रिप्रेजेंटिंग कोर लॉस, एक्स एम आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। एक्स एम क्या है, एक्स एम इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। देखो जो नो लोड करंट आई है ना, कुछ इधर गई कुछ इधर गई, आई नॉट का वो हिस्सा जो इधर गया उसको बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और आई नॉट का जो हिस्सा इधर गया उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। आपको मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था कि नो लोड करंट के दो काम होते हैं। पहला होता है कोर लॉस को कंपनसेट करना, यानी कोर लॉस के फॉर्म में जो पावर वेस्ट हुई वो पावर देना। दूसरा कोर को मैग्नेटाइज करना, मींस कोर में मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को पैदा करना। तो आई नॉट जो है नो लोड करंट उसका वो हिस्सा, आई नॉट यानी नो लोड करंट का वो हिस्सा जो कोर लॉस को कंपनसेट करता है वो है आई ई, और नो लोड करंट का वो हिस्सा जो कोर में मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स पैदा करता है वो है आई एम। आई एम इज मैग्नेटाइजिंग करंट। इस आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट से क्या आएगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आएगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से इंडक्टेंस आएगा, और इंडक्टेंस से रिएक्टेंस आएगा, और जो रिएक्टेंस आएगा वो है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम। भाई जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स, जहां होगा फ्लक्स वहां होगा इंडक्टेंस, जहां होगा इंडक्टेंस वहां होगा रिएक्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आया एक्सएम। और ये आई क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, में जो कोर लॉस के फॉर्म में पावर वेस्ट हुई है उस पावर को सप्लाई करने का काम है आई का। इसका और इसका समय आई नॉट। तो बात समझ में कि जो नो लोड करंट के दो काम होते थे, तो कंपनसेट कोर लॉस, तो कोर लॉस कंपनसेट करने वाला काम आई करता है, और दूसरा काम क्या था, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, वो काम है आई एम का। ये मैग्नेटाइजिंग करंट आप बोल सकते हो, ये और ये इनका सम आई नॉट। आर आई क्या है, एक ऐसा रेजिस्टर जिसमें होने वाला पावर लॉस कोर लॉस को बताएगा। एक्सएम क्या है, दिस इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। आई वन बराबर है आई नॉट प्लस आई टू डैश। अब आई नॉट आपका बराबर दिस प्लस दिस। ये कहानी समझ में आई या नहीं? यहाँ तक बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब देखो जरा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम जो बना हुआ है, आर वन इज रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, आर टू डैश क्या है, आर टू इज रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, आर टू डैश इज रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, इसको हमने आर टू डैश दे दिया। एक्स वन क्या है, इट इज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और एक्स टू डैश क्या है, सेकेंडरी अपने घर में थी उसका रिएक्टेंस एक्स टू था, प्राइमरी घर में रिएक्टेंस एक्स टू डैश हो गया। सो दिस इज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू, रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, और आई टू डैश क्या है, सेकेंडरी करंट या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। ई टू डैश क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। ई टू डैश, आई टू डैश, एक्स टू डैश, ये सारी चीजें हो गई। आई वन इज प्राइमरी वाइंडिंग करंट, आई वन इज प्राइमरी वाइंडिंग करंट। वेट करो, ये समझ आई कहानी। अब देखो, यानी प्राइमरी वाइंडिंग अपने घर में है तो रेजिस्टेंस तो R1 है, आपने
सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी के घर में भेज दिया, तो रेजिस्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग का अपने घर में R2 है, प्राइमरी के घर में भेजा तो रेजिस्टेंस R2 डैश हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड, इसका फार्मूला होगा क्या, इसका फार्मूला होगा R2 अपॉन K स्क्वायर। रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग X1 है, सेकेंडरी को अपने प्राइमरी के घर में भेजा तो सेकेंडरी का रिएक्टेंस चेंज होगा, X2 डैश का रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड, ये हो जाएगा X2 अपॉन K स्क्वायर, X2 अपॉन K स्क्वायर। I2 डैश क्या है, सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड, ये क्या हो जाएगी K इंटू I2, अगर सेकेंडरी करंट I2 तो प्राइमरी साइड भेजने पे करंट K इंटू I2 हो जाएगी। E2 डैश क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग EMF रिफर टू प्राइमरी साइड, यानी सेकेंडरी अपने घर में थी तो उसका EMF E2 था, प्राइमरी घर में EMF क्या हो गया E2 डैश, और इसकी वैल्यू E2 बाई K, I1 प्राइमरी वाइंडिंग करंट है। ये फार्मूला कब का है, व्हेन सेकेंडरी इज रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड वेयर K इज, इस फार्मूले में याद रखना है K क्या है, वेयर K इज, किसको किसके घर में भेजे हो, सेकेंडरी को आपने प्राइमरी के घर में भेजा है तो जिसके घर में भेजोगे वो जमीन पे बैठेगा, नीचे सेकेंडरी के टर्म्स नीचे होंगे, जिस साइड रिफर करोगे, जो जाएगा जिसको रिफर करोगे वो ऊपर, वेयर K इज N2 बाई N1। इन सारे फार्मूले में K की वैल्यू होगी N2 बाई N1, R2 बाई K स्क्वायर में K या K की वैल्यू N2 बाई N1। ये तब है जब सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो R1 प्लस R2 डैश के लिए आप लिख सकते हो R, और X1 प्लस X2 जगह डैश के लिए आप लिख सकते हो X। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो आप R1 प्लस R2 डैश को हमने R लिख दिया, तो R क्या हो गया, देखिए टोटल रेजिस्टेंस की हम बात करें, टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, गौर से देखना, छापना मत, टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड इज R, कि प्राइमरी साइड आपने रिफर किया सेकेंडरी को, तो प्राइमरी का खुद का रेजिस्टेंस तो होगा R1, सेकेंडरी जब आएगी तो सेकेंडरी का खुद के घर में रेजिस्टेंस R2 था, प्राइमरी के घर में रेजिस्टेंस R2 डैश हो गया, अब दोनों जुड़ जाएंगे। अब R2 डैश की वैल्यू क्या होती है, R2 डैश की वैल्यू होती है R2 बाई K स्क्वायर, जहां K की वैल्यू क्या होगी, आपने देखा N2 बाई N1। ठीक है, ऐसे ही टोटल रिएक्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड अगर आ जाए, सॉरी रिफर्ड टू प्राइमरी, टोटल रिएक्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, पूरे रिएक्टेंस को, मतलब प्राइमरी तो अपने घर में है, सेकेंडरी को अपने प्राइमरी घर में भेजा तो टोटल रिएक्टेंस कितना होगा, इसको मान लिया X, तो प्राइमरी का रिएक्टेंस X1 है, सेकेंडरी अपने घर में होती है रिएक्टेंस X2 होता है, प्राइमरी घर में रिएक्टेंस को हमने X2 डैश नाम दे दिया, अब X1 प्लस X2 डैश, X1 प्लस X2 डैश, X2 डैश के आप लिख सकते हो X1 X2 डैश X2 अपॉन K स्क्वायर, जहां K की वैल्यू होगी N2 बाई N1। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल रेजिस्टेंस या टोटल रिएक्टेंस पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल रिएक्टेंस पूछा गया, या केवल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस पूछा गया। ये पूछा जाए कि सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस कितना है, इसको प्राइमरी साइड भेजेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, या अगर ये पूछे सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस कितना है, इसको प्राइमरी साइड भेजेंगे तो प्राइमरी साइड का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1 को भी ऐड करना है। जैसे हमने कहा सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस कितना है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस कितना है। अब ये बताओ, अगर हम सेकेंडरी को प्राइमरी साइड भेज दें तो सेकेंडरी का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, X2 डैश, X2 डैश X2 अपॉन K स्क्वायर। लेकिन अगर ये पूछे कि सेकेंडरी को हमने प्राइमरी साइड भेजा, अब प्राइमरी साइड का टोटल रिएक्टेंस मींस प्राइमरी का रिएक्टेंस प्लस सेकेंडरी का जो रिफर रिएक्टेंस है, वो दोनों आपको बताना है। तो याद रखना, टोटल रिएक्टेंस का पूछेगा कि प्राइमरी का तो है, सेकेंडरी का ये हो गया, ये तो सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी के लिए फार्मूला आपने लगाया। देखो, जिसके घर में भेजोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो जाएगा परिवर्तन उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों दोस्त हैं, ए और बी दोनों दोस्त हैं, बी को ए ने बुलाया तो ए मेहमान बनकर बी के घर में गया, ए और बी दोनों दोस्त हैं, बी को ए ने बुलाया तो ए मेहमान करके बी के घर में गया। तो जब ए बी के घर में गया तो बी आराम से जो है एक नॉर्मल सी शर्ट पहन के हाफ पैंट पहन के घूम रहा था अपने घर में, क्योंकि तो अपने घर में था, तो ओरिजिनल कंडीशन में रहेगा, जैसे वैसे ही रहेगा। जा कौन रहा है, ए अगर जा रहा है, सूट बूट जूता वगैरह मोजा पहन के, ठीक है, टाई वाई पहन के मान लीजिए जा रहा है, क्योंकि मेहमान बन के जा रहा है, तो जो जाएगा चेंज उसमें होगा, उसके कपड़े में, उसके पहनावे में। जिसके घर में जाएगा उसके पहनावे में चेंज नहीं आएगा। तो ए गया बी के घर में, ठीक है, तो ए में परिवर्तन आएगा, बी में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, अगर बी के घर में आता तो ए में कोई परिवर्तन नहीं आता, बी में परिवर्तन आता। अब मान लीजिए बी के घर में ए गया, बी के घर में ए गया, दोनों ने खाना वाना खाया, सोने के लिए मान लीजिए कमरे में एक ही बेड है, एक को नीचे सोना पड़ेगा, एक को बेड पे सोना पड़ेगा मान लीजिए, तो नीचे कौन सोएगा, मेहमान तो नीचे सोएगा नहीं। जिसके घर में मेहमान आया है तो वो सोएगा जिसका घर है, मेहमान को आप नीचे नहीं सुलाओगे। तो अगर ए बी के घर पे गया है तो ए क्या होगा, ये ऊपर सोएगा, बी नीचे सोएगा, बी नीचे सोएगा भाई, बी मेहमान को ऊपर सुलाएगा बेड पे। तो वही है, आपने क्या किया है, व्हेन सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड के में याद रखो, जिसके घर में भेजो उसके टर्न्स नीचे, प्राइमरी घर में भेजो तो प्राइमरी के टर्न्स नीचे, N2 ऊपर। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें मैं प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी बोल दूं, के तो फिक्स है ना, के इज फिक्स, इट इज N2 by N1 या N1 by N2 लेते हैं, के फिक्स है। देखो, ये सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी हो गया। अगर प्राइमरी को हम सेकेंडरी साइड भेजें तो क्या फार्मूला होगा, देखो प्राइमरी को सेकेंडरी साइड भेजोगे तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वगैरह वही रहेगा, और प्राइमरी के पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, अगर हमने प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेज दिया, यहां पे लिख दो आप, यहां के की वैल्यू है N2 by N1, ठीक, हमने प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेजा है तो टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, देखो जरा गौर से, तो सेकेंडरी साइड आपने भेजा प्राइमरी साइड को, तो सेकेंडरी का खुद का रेजिस्टेंस तो रहेगा R2, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, प्राइमरी का है तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये हो गया R1 डैश अपॉन K स्क्वायर, सॉरी ये होगा R1 प्राइमरी का अपने घर में था, इसके घर में गया तो R1 डैश हो गया, प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेजा तो R2 तो रहेगा, ये सेकेंडरी का, प्राइमरी सेकेंडरी घर में गया तो रेजिस्टेंस R1 डैश हो गया। ठीक है, R1 डैश की वैल्यू क्या होती है, R2 प्लस R1 डैश हो गया R1 अपॉन K स्क्वायर। K की वैल्यू क्या बताते हैं ऐसे, टोटल रिएक्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, टोटल रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड कितना होगा, सेकेंडरी का खुद का रिएक्टेंस X2, प्राइमरी जब जाएगी तो उसका रिएक्टेंस मान लीजिए X1 डैश, अब X1 डैश की वैल्यू क्या होगी, X2 प्लस X1 डैश हो गया X1 अपॉन K स्क्वायर। ठीक है, ऐसे प्राइमरी करंट रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो करंट का फार्मूला होगा प्राइमरी करंट रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो जो प्राइमरी अपने घर में क्या थी करंट I1, सेकेंडरी घर में करंट कितनी हो जाएगी I1 डैश, अच्छा I1 डैश की वैल्यू क्या होगी K इंटू I1। ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी EMF रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी साइड अपने घर में थी तो EMF क्या था E1, सेकेंडरी साइड की EMF होगी E1 डैश और इसकी वैल्यू होगी E1 अपॉन K। ठीक है, ये सारा फार्मूला आपको याद रखना है, बस इतना याद रखो, ये कब के लिए है, व्हेन प्राइमरी इज रिफर्ड टू सेकेंडरी। हाँ, यहाँ पे K का फार्मूला जो होगा,
प्राइमरी को सेकेंडरी घर में भेजो ना, सेकेंडरी नीचे बैठेगी, यानी N2 नीचे होगा और N1 ऊपर, N1/N2 ये होगा N1/N2। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस में रिएक्टेंस में K स्क्वायर से डिवाइड होगा, वोल्टेज में ईएमएफ में K से डिवाइड होगा, करंट में K से मल्टीप्लाई होगा। अब K क्या है, अगर सेकेंडरी को प्राइमरी के घर में भेजे हो तो K में, प्राइमरी घर में भेजो तो K में N1 नीचे आएगा N2 ऊपर, जिसके घर में भेजोगे उसके टर्म्स नीचे। और अगर प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेजोगे तो फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है, फार्मूला सेम, यानी रेजिस्टेंस में K स्क्वायर से डिवाइड, वोल्टेज में K से डिवाइड, करंट में K से मल्टीप्लाई। हां, K की वैल्यू चेंज कर दो, अगर प्राइमरी को सेकेंडरी के घर में भेजोगे तो सेकेंडरी के टर्म्स नीचे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, K की वैल्यू N2/N1 यहां भी K को N2/N1 रखेंगे, तो फिर पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा, यानी जहां K स्क्वायर से मल्टीप्लाई वहां डिवाइड हो जाएगा, जहां डिवाइड वहां मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड हो जाएगा, तो सारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो K की वैल्यू यहां की वही रहेगी। तो हमने K की वैल्यू को बदल दिया, बाकी फार्मूला सेम रखा। बोलो इसमें क्वेश्चन आता है, देखो समझ में आया नहीं आया, देखो इसको बताओ आप। दिनेश बोलन जी आ गया, ओके। और हेलो हमें बस आर आई बता दीजिए। आर आई एक रजिस्टर है इस इक्विवेलेंट सर्किट में जो ये बता रहा है कि इस आर आई में होने वाला पावर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा। आर आई एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें होने वाला पावर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा। V2 का वैल्यू, अच्छा V2 नहीं लिखा गया इसमें, V2 और E2 सेम होता है। V2 डैश, V2 डैश क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज या लोड वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज लोड वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी वोल्टेज या लोड वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड, और इसकी वैल्यू होगी V2/K, यानी V2 डैश में E2 डैश में K से डिवाइड करेंगे, करंट में K से मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में K स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जहां K क्या है प्राइमरी साइड रिफर किया हो तो N1 नीचे N2 ऊपर, और यही उल्टा हो जाएगा, सारा फार्मूला सेम, ये उल्टा हो जाएगा बस, मैंने अगर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड भेजा तो फार्मूला सेम, सेकेंडरी साइड भेजा तो N2 नीचे N1 ऊपर हो जाएगा। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में हर एक चीज को आपने देख लिया, देखो जरा, ये आर आई क्या है, इसके क्रॉस होने वाला पावर लॉस कोर लॉस को बताएगा। ये एक्सएम क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, मैग्नेटाइजिंग क्या है, रिएक्टेंस। ये कहां से आया, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से आया। नो लोड करंट क्या काम है, कोर लॉस को कंपनसेट करना और कोर को मैग्नेटाइज करना। R1 प्लस R2 जैसे क्या है, दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, इसमें जो पावर का लॉस होगा दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, ये होगा I2R लॉस, जिसको कॉपर लॉस बोलते हो। ये क्या है, दोनों वाइंडिंग का रिएक्टेंस है मिला करके, इफेक्टिव लीकेज रिएक्टेंस आप बोल सकते हो। ये लोड का वोल्टेज है V2 डैश। फार्मूला याद रहेगा, क्या याद रखना है आपको, ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस में K स्क्वायर से डिवाइड, ईएमएफ में या वोल्टेज में E और V में K से डिवाइड, करंट में K से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। व्हाट इज K, जो मेहमान होगा ना वो ऊपर बेड पे सोएगा, जिसके घर में भेजाओगे वो नीचे सोएगा, अगर एक ही बेड सोने के लिए। तो जैसे प्राइमरी के घर में भेजोगे तो क्या होगा, N1 नीचे रखोगे, प्राइमरी साइड रखोगे सेकेंडरी को, तो और अगर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड भेजोगे तो N2 नीचे होगा। ठीक है, अब याद रखना टोटल रेजिस्टेंस पूछा है या केवल रेजिस्टेंस पूछा है। देखो जरा एक बार फिर मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूं, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है, ये लोड का वोल्टेज है V2 डैश, ये रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड R2 डैश, रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड R1 X1, दिस इज सप्लाई वोल्टेज V, यहां से जो करंट जाएगी दैट इज I1, यहां पे जो करंट जाएगी दैट करंट इज I2 डैश, यहां पे जो करंट, दिस इज IE एंड दिस इज IM, दिस रेजिस्टेंस इज RI। ये कैसा रेजिस्टेंस है जिसमें होने वाला पावर लॉस कोर लॉस को बताएगा, और XM क्या बताएगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को। देखो अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हर चीज का मतलब आपको मैं बता रहा हूं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, तो एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये कौन सा रिएक्टेंस, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से आया है। आर आई क्या है, कोर लॉस, कोर लॉस भाई, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर जो लॉस होगा वो इसमें होगा, पावर का लॉस होगा उसकी किसको बताएगा, कोर लॉस को, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये लोड का वोल्टेज V2 डैश, जनरेट करंट I2 डैश, सप्लाई करंट I1। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया कि X1 X2 डैश और XM में सबसे बड़ा कौन होगा, एक अंदाजा लगा के बताओ आप मुझे, X1 X2 डैश और XM में सबसे बड़ा कौन होगा, टेल मी। X1 लगभग बराबर होता है X2 डैश के, और दिस इज मच मच लेस देन XM, XM राइट। मेरे पास प्रियंका का आंसर है X1, X1 गलत है, X1 और X2 डैश लगभग बराबर होंगे, XM काफी ज्यादा होगा, क्यों, अरे आप क्या चाहते हो किसी ट्रांसफार्मर में, देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे AC सप्लाई दोगे तो करंट जाएगी, और जब करंट जाएगी तो फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स। कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से पास होगा, वो होगा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, और कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो एयर में लीक होकर वापस हो जाएगा, दैट इज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा, यहाँ पे करंट आएगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा ज्यादा ऐसा फ्लक्स होगा जो प्राइमरी से भी पास होगा, कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो एयर में से लीक होकर वापस आ जाएगा, दैट इज लीकेज फ्लक्स, और लीकेज फ्लक्स प्राइमरी, लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी, दिस इज म्यूचुअल फ्लक्स। आप क्या चाहते हो ट्रांसफार्मर में, लीकेज फ्लक्स कम हो
और म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा हो। जितना ज्यादा म्यूचुअल फ्लक्स होगा ट्रांसफार्मर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। हम कह चाहते हैं प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो जाए, लीकेज फ्लक्स जीरो हो जाए, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का। तो प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स या सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज काफी कम होता है। जब लीकेज फ्लक्स काफी कम है तो L इज n phi upon I और X इज ओमेगा into L, ये फ्लक्स कम तो L कम तो रिएक्टेंस कम। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स कम है तो कम ही होता है वो, इसलिए जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस आएगा X1 और X2 दैट इज वेरी स्मॉल। और जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा होता भी है। और म्यूचुअल फ्लक्स से जो आपका इंडक्टेंस आता है उस इंडक्टेंस को आप रखते हो जो रिएक्टेंस आता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग या इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ये मच मच ग्रेटर, इससे ज्यादा होगा। ये दोनों लगभग बराबर होंगे, मींस एग्जैक्टली तो नहीं बराबर होंगे बट लगभग बराबर होंगे। एक्सएम क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। हम चाहते हैं एक्सएम ज्यादा हो भाई, एक्सएम कब ज्यादा होगा? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ज्यादा होगा। तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा ही चाहते हैं। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस X1 is leakage reactance of primary winding, X2 is leakage reactance of secondary winding referred to primary side. अब ऑप्शन ये रहेगा कि ये ऐसे और दे देगा ये या ये जैसे एक्सएम करके, तो ये लगभग होगा ऑप्शन आपका। ठीक है, गुड। दिनेश बोला सर हमने बताया था। यस दिनेश, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको इस पे जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। एसएससी 2013 में पूछा गया है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 100 kVA, 1100/220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और 0.1 ohm and 0.004 ohm respectively. The equivalent resistance referred to high voltage side is, options हैं आपके पास 2.504 ohm and 0.2 ohm, base 0.2 ohm and 0.008 ohm, C 0.10016 and 2.504 ohm and D 0.008 and 0.10016 ohm। SSC 2013। आलोक ने आंसर दिया है बी। इतनी जल्दी आलोक कैसे? इन्होंने कहा कि 100 kVA, 1100/220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है और हाई वोल्टेज लो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना है। देखो ट्रांसफार्मर क्या दे रखा है ऐसे 1100 वोल्ट ऑब्लिक 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? पहली वाली का वोल्टेज ज्यादा हाई वोल्टेज साइड है और सेकेंडरी साइड क्या है? लो वोल्टेज साइड है। प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा हाई वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज लो वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड को हमने मान लिया प्राइमरी साइड मान लिया, तो हाई वोल्टेज साइड उसको प्राइमरी मान लिया, जो लो वोल्टेज साइड उसको सेकेंडरी मान लिया। इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी 1100/220 दे रखा है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज को प्राइमरी मान लिया तो इसका मतलब R1 कितना दे रखा है? 0.1 ओम और लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? R2 दैट इज 0.004 ओम दे रखा है। सीधे-सीधे प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग कितना, लो वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना। क्या पूछा था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड का मतलब क्या? प्राइमरी। आपने सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रिफर कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कॉम्बिनेशन दोनों का। किसका? अगर आपने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड भेजा है तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ दो। तो आपसे ये पूछा गया है इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर हाई वोल्टेज साइड। अच्छा दो पार्ट इसमें है शायद इस क्वेश्चन में, एक सेकंड। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड इज रिस्पेक्टिवली व्हाट। यानी एक बार हाई वोल्टेज साइड रिफर किया, एक बार लो वोल्टेज साइड रिफर किया तो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड क्या है? प्राइमरी। लो वोल्टेज साइड क्या है? सेकेंडरी। तो चलिए पहले रिफर करो किधर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, हाई मतलब किधर? प्राइमरी साइड। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड मींस प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड। तो प्राइमरी साइड जब रिफर करोगे सेकेंडरी को तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, सेकेंडरी जब आएगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, R2 डैश होगा। कोई दिक्कत? ऐसे। दूसरा क्या पूछा? रिफर टू लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड क्या है? सेकेंडरी साइड। यानी प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर करोगे टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। कि प्राइमरी को सेकेंडरी साइड भेजा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस तो R2 तो चेंज नहीं होगा, प्राइमरी जब आएगी तो उसका रेजिस्टेंस R1 डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको इधर भेजा तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज, इसको इधर भेजा तो इसमें कोई चेंज नहीं, चेंज प्राइमरी में। ये कहानी है। गॉट इट और नॉट? अब R1 की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी? 0.1। R2 डैश क्या होगा? इट विल बी R2 अपॉन K स्क्वायर
होगा। अब ये हो जाएगा 0.1 प्लस R2 कितना 0.004 अपन के स्क्वायर। किधर भेज रहे हो आप? रिफर टू प्राइमरी साइड। जब प्राइमरी साइड भेजोगे तो के की वैल्यू क्या होगी? जिसके घर में भेजोगे वो नीचे बैठेगा, तो क्या हो जाएगा n1 नीचे और n2 ऊपर, n2/n1 ये तो होगा। और यहाँ पे देखो ये वोल्टेज दे रखा है प्राइमरी का सेकेंडरी का, तो आपको पता है V2/V1 दे रखा, अगर निकालना हो मुझे, चलिए V1/V2 निकालते हैं। V1/V2 अगर निकालना हो दिस अपॉन दिस तो कितना होगा? 1100 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, तो 10/2 कितना आ गया 5। V1/V2 आ गया 5। V1/V2 हमको क्या लिखना है? K is n2/n1। n2/n1 बराबर किसके होगा? V2/V1 के होगा या नहीं? A is n2/n V2/V1 और ये क्या है? V1/V2 5 है। अगर V1/V2 5 है तो V2/V1 क्या होगा? 1/5 1/5 हो जाएगा। 1/5 मींस 0.2। K की वैल्यू 0.2 यहाँ पे रख दो, 0.2 का स्क्वायर। तो 0.1 प्लस 0.004 अपन 0.2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कितना आएगा ये? 0.1 प्लस 0.004 अपान 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 0.04। अब 1000 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना आ गया? 4 नीचे हो गया 40, 1/10 मींस 0.1। तो 0.1 और ये भी 0.1, 0.1 तो 0.1 दैट इज 0.2 ओम। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड। आएगा या नहीं आएगा? ये n2/n1 होता है। कब? आप किस साइड रेफर करो? प्राइमरी साइड ना, तो प्राइमरी को नीचे बैठाओ, ये n1 नीचे n2 ऊपर। अब n2/n1 बराबर V2/V1 होता है। ये वोल्टेज रेशियो इसीलिए दे रखा था ताकि आप n2/n1 निकाल पाओ। ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 की वैल्यू दे रखी है 0.004। R1 डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 अपॉन K स्क्वायर। 1 अपॉन K स्क्वायर ही होगा। R1 की वैल्यू कितनी? 0.1, तो R1 की वैल्यू दीजिए 0.1 अपन K स्क्वायर। किस साइड भेज रहे हो? सेकेंडरी साइड। तो जब सेकेंडरी साइड भेज रहे हो तो जिसके घर में भेजोगे उसको नीचे बैठाओगे और n1 हो जाएगा आपका ऊपर, n1/n2। अब n1/n2 बराबर होगा V1/V2। अब V1/V2 कितना? V2 होगा 5, हो गया 5। रख दो, K का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो ये हो गया आपका 0.004 प्लस 0.1 अपॉन 25, ये कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -1 इंटू 1 अपॉन 25। ये हो जाएगा पॉइंट, फिर 0, पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर 0 लगाया, 0.04, 0.04 आया, फिर 10 से डिवाइड कर दो तो 0.004, ये हो गया 0.004। अब 0.004 प्लस 0.004 होगा 0.008 ओम। ये 0.008 आ गया। जो आंसर बी इज करेक्ट। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हाई और लो दोनों साइड रेफर करके पूछा गया था, बट इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बोलिए आप में से कोई ऐसा है जिसको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? बोलिए। सौरभ आया आपका? दिनेश पूछना था क्वेश्चन में कैसे मालूम होगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहा है? वो पूछेगा एग्जाम में आपसे, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी बताओ या प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी बताओ। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी नाम ना लेकर के हाई और लो का नाम लिया था। हाई वोल्टेज साइड रिफर टू लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। अब ये सी बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी में से हाई वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी। जिसको प्राइमरी बोलते हो उसका हाई वोल्टेज हो, जिसको सेकेंडरी बोलते हो उसका लो वोल्टेज हो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो इसको। जैसे क्वेश्चन और करता हूं मैं, देखिए। इन ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 4 ohm and 16 ohm and turn ratio is in a transformer primary winding and secondary turn is this, and ratio of primary and secondary turn is 1:2. What is वाला what is value of primary winding resistance referred to secondary side? और दूसरा है what is total resistance referred to secondary side? दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, और दूसरा व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड। ये रिफर्ड देखिए, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 दे रखा है 4 ओम और R2 दे रखा है, कैसे सॉल्व करें? देखो 16 ओम। रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न इज दिस, यानी n1/n2 दे रखा है आपको 1/2। ठीक है, पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, यानी सिर्फ प्राइमरी का रेजिस्टेंस जो है अगर उसे सेकेंडरी घर में भेजो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? प्राइमरी का रेजिस्टेंस अपने घर में 4 है, सेकेंडरी घर में रेजिस्टेंस क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड जो होगा R1 इसका रेजिस्टेंस खुद के घर में, सेकेंडरी घर में क्या रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 डैश, R1 डैश कितना होता है? R1/K स्क्वायर। बोलो R1/K स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है? 4। K क्या लिखोगे आप? K। प्राइमरी को सेकेंडरी घर में भेजो ना, तो सेकेंडरी के टर्न्स क्या करोगे? नीचे, जिसके घर में भेजोगे उसके टर्न्स नीचे, n2 नीचे, बाकी जो बचा ऊपर, n1/n2। और n1/n2 कितना? 1/2, 1/2 मींस 0.5। तो आपका ये हो जाएगा R1 इज R1 अपॉन K स्क्वायर, R1 की वैल्यू 4 अपॉन K स्क्वायर मींस 0.5 का स्क्वायर या 1/2 का स्क्वायर। चलिए 1/2 का स्क्वायर कर दो, बात बराबर है। तो R1 डैश हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 1/4 मींस इनटू 4 हो जाएगा, दैट इज 16 ओम। पाला हो गया 16।
और दूसरा है व्हाट टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, मींस प्राइमरी को तो आप भेजोगे सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, साथ सेकेंडरी का भी रेजिस्टेंस होगा सेकेंडरी साइड, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या करोगे आप, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, मींस सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो रहेगा, सेकेंडरी अपने घर में तो है, प्राइमरी को भेज दिया तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 डैश हो गया। अब R2 कितना है, R2 तो है 16, R1 डैश कितना होगा, R1 डैश निकाल के बैठा हूं मैं, R1 डैश हो जाएगा R अपॉन K स्क्वायर, तो 16 प्लस R, प्राइमरी का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 4, K क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का भेजो K 0.5 मींस 1/2 का स्क्वायर, मींस 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 ओम, 16 में 32 ओम। प्रियंका, आलोक, सौरभ, केबी, चिप्रा ने आंसर दिया है मुझे, बोलिए इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है तो। आलोक बोले सर फर्स्ट आंसर मेरा था, हाँ आलोक शायद आपका ही था फर्स्ट आंसर। देव का कहना सर के वैल्यू दोनों में सेम कैसे रहेगा, के वैल्यू सेम ही रहेगी ना, देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, ये भी सेकेंडरी साइड रिफर किया, ये भी सेकेंडरी साइड रिफर किया है, तो दोनों में तो सेकेंडरी साइड रिफर किया है ना, तो सेकेंडरी साइड रिफर करते हो क्या होता है, जिस साइड रिफर करते हो उसके टर्म्स नीचे आते हैं n/n2, ऐसा तो नहीं कि इसमें प्राइमरी साइड रिफर कर दिया है, तो ये वाला टर्म जो है ये तो रहेगा ही दूसरे वाले में, प्लस R2 और ऐड हो जाएगा। सौरभ बोल रहा है आपका मेहमान वाला कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, कभी नहीं भूलेंगे। यस, तो आपको याद रखना है कि अगर आप कहीं पे जाओगे एक ही बेड सोने के लिए तो जमीन पे उसको सोने पड़ेगा, सोना पड़ेगा, इसका घर है, मेहमान हमेशा ऊपर बेड पे सोएगा, तो जिसको रिफर किया जाएगा वो मेहमान है वो ऊपर रहेगा, जिसके घर में भेजोगे उसके टर्म्स नीचे। यस दिनेश, दिनेश ने बोला है कि दोनों सेकंड में जा रहा है इसलिए, राइट दिनेश, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज इम्पीडेंस seen from primary side, गौतम ने आंसर दिया है 16 ओम, गौतम ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया 16 ओम, प्रियंका का 16, केबी का 16, केबी, सौरभ का 16, आशीष का 16, आलोक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे बना रखा है सर, ये एसी सप्लाई को दी है, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस मान लो रिप्रेजेंट करके रखा है, क्या ऐसे बना रखा है, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होगा, यहाँ बना रखा है, नीचे प्राइमरी साइड का मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड का मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, बाकी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बना रखा है, कुछ भी इसको नेगलेक्ट कर रखा है जो भी हो, यहाँ पे एक लोड लगा रखा है सेकेंडरी साइड में 4 ओम का, भाई ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस प्राइमरी साइड का, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड का, बाकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कितना कुछ नहीं बना रखा है, इसका मतलब या तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्टेंस को नेगलेक्ट किया, जो भी किया हो, ये जो रिएक्टेंस है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ठीक है। ये 4 ओम का एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा है, एक लोड लगा है, इन्होंने कहा कि हम प्राइमरी साइड से देखें, अपनी आंख को यहाँ पे लगा के प्राइमरी साइड से देखें तो हमको कितना रेजिस्टेंस दिखेगा या हमको कितना इंपीडेंस दिखेगा, व्हाट इज इंपीडेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड से देखेंगे तो कितना रेजिस्टेंस या इंपीडेंस मुझे दिखेगा, प्राइमरी साइड को रेजिस्टेंस है ही नहीं चिंटू, हाँ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड इसको प्राइमरी साइड भेज देंगे, ये तो 4 ओम का रेजिस्टेंस इस साइड अगर इसको भेज देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 ओम का सेकेंडरी साइड इसको प्राइमरी साइड भेज देंगे तो आप उसको क्या बोल सकते हो, दिस 4 ओम इज रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप बोल सकते हो कि दैट इज द इंपीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड, यानी सारे इंपीडेंस को प्राइमरी साइड दो, ये सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, रेजिस्टेंस रिफर्ड प्राइमरी साइड कितना होगा, प्राइमरी साइड को रेजिस्टेंस इसको इधर भेज देंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा, अगर सेकेंडरी का खुद का रेजिस्टेंस R2 तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना होगा R2 डैश, इसका खुद का रेजिस्टेंस R2 है, इसका मान लो रेजिस्टेंस R1 होगा, इसको इधर भेजोगे रेजिस्टेंस क्या होगा R2 डैश, और R2 डैश होगा R2 अपॉन K स्क्वायर, अब R2 कितना है 4, K की वैल्यू कैसे निकालोगे, K जिसके घर में भेजोगे उसके टर्न्स नीचे, तो किसके घर में भेज रहे हो प्राइमरी घर में, तो प्राइमरी के टर्न्स नीचे, n1 नीचे n2 ऊपर, अब ये देखो n1 रेशियो n2 2/1, आपको लिखना है n2/n1, तो n2/n1 क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो 4 डिवाइड बाय 1/4 मींस 16 ओम, ऐसा ही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लोग।
इफ डीसी सप्लाई इज गिवन टू ट्रांसफॉर्मर, पहला ऑप्शन प्राइमरी विल बर्न, दूसरा सेकेंडरी विल बर्न, तीसरा बोथ विल बर्न, चौथा नन। व्हाट विल हैपन इफ डीसी सप्लाई इज गिवन टू ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर को अगर हम डीसी सप्लाई दें तो ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग बर्न होगी? प्राइमरी बर्न होगी या सेकेंडरी बर्न होगी या दोनों बर्न होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? क्या होगा? देखिए मेरे पास केवी आलोक का आंसर आया, सौरभ गौतम देव, ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है। मेरे पास गलत आंसर आया है किसका? केवी का। केवी का आंसर आया है सेकेंडरी विल बर्न। ओके, दिनेश का आया है 4 मींस नन। नन तो ऐसे मैंने डाल दिया, तीन ही ऑप्शन है आपके पास, लो अब टिक करो। कैसे करेंगे इसको? आप लोगों को पता तो है प्राइमरी विल बर्न कैसे? देखो जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए। R2 X2 R2 dash X2 dash, this is XM, this is I0, this is I2 dash, this is E1 और इसके क्रॉस जो ये वेक्टर E2 dash होगा। ये लोड है, लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 dash। अगर जरा डायग्राम में अगर हम इसी चीज को देखें तो ऐसे कोर थी, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे लोड लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा? लोड। यहाँ पे क्या दोगे आप? सप्लाई। ठीक है, जब आप सप्लाई दोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी। गौर से देखो आप, यहाँ पे लोड लगा होगा। अगर एसी सप्लाई दोगे तो वेरिएबल करंट जाएगी, तो वेरिएबल फ्लक्स आएगा, वेरिएबल फ्लक्स यहाँ पे ईएमएफ आएगा, वही वेरिएबल फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, यहाँ ईएमएफ आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, कुछ करंट जाएगी, पावर पहुंच जाएगी। अगर आपने एसी सप्लाई दी, कांस्टेंट करंट दी, तो देखो जब कांस्टेंट करंट इसमें दोगे तो वाइंडिंग में जब कांस्टेंट करंट जाएगी तो वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा कैसा होगा? कांस्टेंट फ्लक्स। अगर वाइंडिंग में कांस्टेंट फ्लक्स आया तो क्या वाइंडिंग में कोई ईएमएफ आएगा? क्या नहीं। पहले लॉ कहता है कि फ्लक्स नहीं बदलेगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। तो अगर इसमें कांस्टेंट फ्लक्स है तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें ईएमएफ क्या होगा? जीरो। करंट तो है, फ्लक्स भी है, बट ईएमएफ जीरो होगा। और वही प्राइमरी वाइंडिंग का कांस्टेंट फ्लक्स इसमें आएगा, वही प्राइमरी वाइंडिंग का कांस्टेंट फ्लक्स इसमें आएगा। जब इसमें भी कांस्टेंट फ्लक्स आएगा तो इसमें भी ईएमएफ क्या होगा? E2 जीरो। जब इसमें ईएमएफ जीरो, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इसमें कोई करंट नहीं आएगी। जब वोल्टेज नहीं आया, ईएमएफ जीरो आया है, तो क्या कोई करंट वगैरह आने की पॉसिबिलिटी है? क्या नहीं। जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी कहां से बर्न हो जाएगी? बर्न तो तब होती है जब सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती, बहुत ज्यादा आई स्क्वायर लॉस होता। यहाँ तो कोई करंट ही नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी बर्न होने की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, प्राइमरी में करंट है तो क्या प्राइमरी में करंट तो बर्न कैसे हो जाएगी? ये क्वेश्चन आता है आपका। तो बर्न कैसे होगी? देखो इस डायग्राम को जरा देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, सप्लाई वोल्टेज है, E1 है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट। अगर मैं कहूं ये वोल्टेज V है, ये वोल्टेज E1 है, ये R1 और X1 है, तो इसमें जाने वाली करंट I1 नाम दे दिया। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप? I1 होगी आपकी, गौर से देखो, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन दिस इंपेडेंस। बोलो होगा नहीं? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन दिस इंपेडेंस, तो दिस वोल्टेज इज V माइनस दिस ईएमएफ इज E1 अपॉन दिस इंपेडेंस इज व्हाट? R1 X1 है तो J लगा दो, R1 प्लस J X1। ये तो करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। एसी के केस में बात कर रहा हूं, डीसी के केस में नहीं होगी कि दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इंपेडेंस, दैट इज करंट I1। एसी के केस में होगा ये। लेकिन अगर डीसी आपने दे दिया, अगर आपने डीसी दे दिया तो डीसी दे दोगे तो आप बताओ E1 क्या होगा? डीसी अगर आपने दे दिया तो V माइनस E1 अपॉन R प्लस J X1। X क्या होता है? इंडक्टर के X होता है ओमेगा इंटू L, ओमेगा मतलब 2 पाई F इंटू L, ओमेगा इंटू L मींस 2 पाई F इंटू L, तो आप लिखो इसको 2 पाई F इंटू L। होगा या नहीं होगा? तो फॉर डीसी अगर डीसी दोगे तो ईएमएफ क्या होगा? ये जीरो। देखो ना, अगर कांस्टेंट करंट आएगी तो कांस्टेंट फ्लक्स आएगा, तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं होगा, तो डीसी के केस में ईएमएफ जीरो होगा। अगर डीसी दोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 पाई F इंटू L, ये फ्रीक्वेंसी जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। तो आप देखो जरा V माइनस E1 था, अगर ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू ये घटेगी, ये बढ़ेगा, ये वैल्यू डीसी के लिए क्या होगी? घटेगी, जीरो हो रही है, ये वैल्यू बढ़ेगी। और दिस प्लस दिस, ये वैल्यू भी घट रही है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो करंट और बढ़ेगी। देखो अगर E1 को मैं घटाऊं, ये V माइनस घट रहा है, नहीं घटेगा, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो I1 बढ़ेगा। R प्लस दिस, ये पूरी वैल्यू अगर आपकी क्या होगी? घटेगी, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू नीचे वाली घटेगी, नीचे वाली पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू बढ़ेगी। यानी जो I1 है ना, इसमें जाने वाली करंट वो बहुत ज्यादा हो गई। E1 जीरो होने की वजह से और इसके जीरो होने की वजह से ये माइनस है, ये घटा, पूरी वैल्यू बहुत बढ़ गई, मींस ये बढ़ गया। ये जीरो हुआ, पूरी वैल्यू बहुत कम हो गई, मिनिमम होगी, ये तो जीरो हो गया, तो ये करंट और बढ़ गई। तो डीसी के केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग में जाने वाली करंट है I1 बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी, मोर करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहुत ज्यादा होगी, तो अगर बहुत ज्यादा करंट होगी, मोर करंट, तो वाइंडिंग में होने वाला आई स्क्वायर लॉस जो होगा, इसमें होने वाला आई स्क्वायर लॉस क्या होगा? वो बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा आई स्क्वायर लॉस होगा तो इससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, और जब बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी तो आपकी वाइंडिंग जो है हीट की वजह से बर्न हो जाएगी। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग द प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी के बर्न होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर बर्न हो सकती है तो प्राइमरी, क्यों? क्योंकि प्राइमरी में बहने वाली धारा करंट बहुत ज्यादा होती है अगर आप डीसी सप्लाई दोगे। क्यों? एसी में तो करंट इतनी है, डीसी में करंट बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम हो गई, जीरो हो गई, करंट बढ़ गई, और नीचे वाली वैल्यू जीरो हो गई, करंट बहुत बढ़ गई। सो करंट बिकम्स वेरी हाई, सो प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। केवी बोला सर जल्दी में सोच के आंसर दे दिया। सौरभ बोल रहे प्राइमरी फ्लक्स इज स्टैटिक टाइप, सो देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, सो नो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी, सो विल बी हाई, देन मोर लॉस विल प्रोड्यूस मोर हीट एंड द प्राइमरी विल बर्न। यस सौरभ, एक्सीलेंट आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब ये कारण वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्यों? बस आपको याद रखना है अगर डीसी सप्लाई दोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग की बर्न होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा करंट आ जाएगी, तो ज्यादा करंट तो ज्यादा पावर लॉस, आई स्क्वायर लॉस होगा, और ज्यादा लॉस होगा तो ज्यादा हीट आएगी, और जितनी ज्यादा हीट आएगी, बहुत ज्यादा हीट अगर आ गई वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे इसके आगे की कहानी। कल की क्लास और भी खूबसूरत होगी। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, जैसे आज पे क्वेश्चन आ सकता है कोर लॉस, नो लोड करंट का क्या काम है? तो नो लोड करंट का काम है कोर को मैग्नेटाइज करना और कोर लॉस को कंपनसेट करना। फिर आता है ट्रांसफार्मर में क्या फ्लक्स कांस्टेंट होता है? जी हां, ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, इस सब पे ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट होता है। बाकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सेकेंडरी फॉर टू प्राइमरी, प्राइमरी फॉर टू सेकेंडरी पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये वाला पार्ट कल हम आपको स्टार्ट करेंगे। कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह के न्यूमेरिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आते हैं, और उसमें कंफ्यूजन नॉर्मली बच्चों को होता ही होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। यस, ये जो ईएमएफ है इवन, कुछ लोग इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं कि I1 इज V माइनस E1 अपॉन दिस प्लस दिस। तो देखो डीसी सप्लाई देने पे E1 जीरो, E1 को बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट है दिस माइनस E1, E1 इसमें से वोल्टेज से घट रहा है, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। कई बार तो ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। ये जीरो हो जाएगा तो करंट ज्यादा, इसी E1 को बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये भी बोलते हैं बैक ईएमएफ एब्सेंट होता है, इसलिए आपकी करंट बहुत ज्यादा होती है, वो भी बोल सकते हो आप। बैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सप्लाई वोल्टेज से घट रहा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।